हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स का जो मैराथन सीरीज प्लान किए थे वो स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट वन है। आज का जो लेक्चर है वो पार्ट वन है। इसमें हम लोग तकरीबन 300 प्लस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का। देखिए, दो चीज़ें पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे आपको कैसे करंट अफेयर्स को अप्रोच करना है, क्योंकि जितना मैंने पीटी दिया है एंड आई स्कोर्ड ऑलमोस्ट 100 मार्क्स इन एवरी पीटी। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या है, करंट अफेयर्स। कि करंट अफेयर्स मेरा हमेशा से आई थिंक 80 to 90% स्ट्राइकेड मेरा करंट अफेयर हमेशा से रहा है। तो ये एक अप्रोच होता है कि किस अप्रोच से आप करंट अफेयर्स को करते हैं। करंट अफेयर पढ़ता सब लोग है, बनता किसी से नहीं है। कारण क्या है कि आप अप्रोच गलत होता है। मैं पहले आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि आपको कैसे करना है। आप चुपचाप कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप इसे सुनते रहेंगे जो मैं बता रहा हूँ। आपको देखिए क्या है कि करंट अफेयर्स में आपको बहुत डिटेल नहीं करना है। कि ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कि जन योजना अभियान जो है, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना। आपको बस कीवर्ड्स याद रखना है। आपको कीवर्ड्स याद रखना होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑप्शंस मिलते हैं। आपको एग्जाम में ऑप्शंस मिलते हैं और आपको ऑप्शंस के थ्रू आपको टिक करना है। आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, आपको ऑप्शंस के थ्रू टिक करना है। तो करंट अफेयर्स का कवरेज जितना ब्रॉड होगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा करंट अफेयर्स को टैकल करना। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ कि मेरा 68 भी क्लियर हुआ है, 69 भी क्लियर हुआ है, 70 भी क्लियर हुआ है। तो मैंने मेंस इंटरव्यू सब दिया, तो इतना तो मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ। एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन करंट अफेयर्स। तो आप इस तरीके से कीजिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और क्या है कि आप आराम से सुनिए बैठ करके सारा, ठीक। आपको जो इसका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम पे जितना भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, जो मैराथन सीरीज है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दो काम कीजिए। फर्स्ट टाइम आप सुनिए इसे, आपको याद हो जाएगा। आपको 60% याद हो जाएगा फर्स्ट टाइम में, 60%। जब सेकेंड टाइम आप सुनिएगा तो आप पीडीएफ को पास में रखिएगा, और पीडीएफ को पास में रखिएगा। और जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको टिक करते चलना है। आप टिक करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपको 100% कवरेज हो जाएगा। 100% आपको करंट अफेयर्स में गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। और ये फर्स्ट पार्ट है। ऐसा ऐसा 3 पार्ट अभी और आएगा। तो हम लोग अराउंड 1200 से 1400 क्वेश्चन कवर करने का प्लानिंग है, तो हम लोग उसे कवर करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसमें आपको बिहार स्पेशल भी इंक्लूडेड है। जो बिहार स्पेशल जो होता है, जो बिहार स्पेशल है वो भी इंक्लूडेड है। बिहार स्पेशल आपको इसमें जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, बिहार का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी आया है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो इसमें बिहार का कहाँ पे क्या है, वन कहाँ पे है, क्या है नहीं है, वो सब कवर्ड है। इसमें करीब 30 से 40 क्वेश्चन आपको बिहार का उस टॉपिक पे मिल जाएगा जहाँ पे मतलब नॉर्मली बच्चों को दिक्कत होता है, ठीक। तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको इसमें बिहार स्पेशली कवर है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है उस चीज़ के लिए, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर मैराथन सीरीज जो आज हम लोग का प्लान है। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री का भी मैराथन करेंगे। इसके बाद हम लोग पॉलिटी का भी प्लान करें। तो देखते हैं कितना हो पाता है आपका प्रीलिम से पहले। बट हम लोग कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम आपका कवर करवा दिया जाए, इससे कि आपका इजीली टेकल हो जाए बहुत सारी चीज़। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द जन योजना अभियान। और एक बात हाँ, मैं अननेसेसरी का एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं दूंगा। मैं पहले बता देता हूँ कि मैं अननेसेसरी का एक्सप्लेन करने में बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं आपको एक करंट अफेयर्स बनाते में 15 मिनट आपको वेस्ट कर दिया, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीसियस है। आपका एवरी सेकंड इज प्रीसियस। मैं जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब ज्ञान दे रहा हूँ, ये भी बहुत ही मतलब ये देना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप राइट डायरेक्शन में जाओ, इसलिए। तो एवरी सेकंड इज प्रीसियस। तो मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। आपको ज्ञान देना होगा, मैं ज्ञान कहीं आपको और दे दूंगा। यहाँ मैं ज्ञान देने के लिए नहीं, आपका एग्जाम क्लियर करवाने के लिए बैठा हूँ, ठीक। आपका एग्जाम क्लियर कैसे हो, मैं उस पर फोकस मारेगा। आपका करंट अफेयर्स कैसे टेकल हो, हमारा उस पर फोकस रहेगा, ठीक। तो अगर मैं कोई चीज़ को छोड़ रहा हूँ तो आप मान के चलिए कोई एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जन अभ्यारण्य योजना। जो जन योजना अभ्यारण्य है, ये किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने स्टार्ट किया था, ठीक। अब इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एम क्या है जन योजना अभियान का। तो अब देखिए ये स्टार्ट कौन किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत स्टार्ट किया है। तो इसका एम क्या होगा कि रूरल जो पंचायती राज का डेवलपमेंट है उसका होगा। तो टू एक्सलरेट द पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन प्रिपेयरिंग द पंचायती डेवलपमेंट प्लान। जो पंचायत का जो डेवलपमेंट प्लान होता है, कोई भी प्लान होता है, तो उसमें पीपुल्स का पार्टिसिपेशन मतलब लोगों का भागीदारी बढ़ाने के लिए जन योजना अभियान। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जन योजना मतलब लोगों का योजना अभियान, मतलब लोग का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े उससे रिलेटेड है। अब सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट वाज अपहेल्ड बाय। अब देखिए ये क्वेश्चंस अब डाल दिया है, इस टाइप से नहीं पूछेगा, बट स्टिल ये सुप्रीम कोर्ट होगा, क्योंकि अपहेल्ड कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन है, इसके बाद का जो क्वेश्चन सेक्शन 6A से रिलेटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कि प्रोविजन रिलेटेड टू विच कंट्री, मतलब जो 6A है वो किस कंट्री से इसका प्रोविजन रिलेटेड है? तो इसका प्रोविजन रिलेटेड है बांग्लादेश से।
अब देखिए इससे भी सबसे, अब ये तो पहला होगा कि बांग्लादेश से रिलेटेड है, अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ से और क्वेश्चन बनने का चांस है, अब ये है क्या, तो माइग्रेंट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 6A, मतलब जो सेक्शन 6A है उसमें जो माइग्रेंट्स कवर हैं जो असम, और ये बेसिकली असम के लिए है, तो इसका डेट आपसे पूछा है कि जो इसका डेट है वो कब से कब तक है, तो इसका डेट है क्या 1 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1971 तक। तो ये आपको डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अब सेक्शन 6 से में 3 चीज़ आपको याद रखना, एक तो बांग्लादेश, ये भी बांग्लादेश के लिए है, दूसरा स्टेट कौन सा है तो असम, और तीसरा ये क्या है तो डेट, ये 1 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1971 तक आपको ये डेट याद रखना है। तो हम लोग करंट अफेयर्स का सीक्वेंस देखिए इसी तरीके से रखें कि आपको इंपॉर्टेंट पता कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्या है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन हुआ था अक्टूबर में, तो कौन जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, तो आप सबको पता है कि जो चीफ मिनिस्टर बने कौन बने हैं, उमर अब्दुल्ला बने हैं चीफ मिनिस्टर। अब कौन सा पार्टी मैक्सिमम सीट लेकर के आया था जम्मू कश्मीर में, तो जो उमर अब्दुल्ला का पार्टी ही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सबसे ज़्यादा सीट लेकर के आया था। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। जो 24 में जो इलेक्शन हुआ था हरियाणा का जो करंट चीफ मिनिस्टर 24 में, तो ये कौन थे, तो नायाब सैनी थे। ये बेसिकली किससे थे, तो बीजेपी से थे। बीजेपी वहाँ मेजोरिटी लेकर के आई थी और नायाब सैनी जो थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे। आगे हम लोग देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन, पहली महिला कौन बनी जो अपॉइंट हुई डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस, जो कि मेडिकल सर्विसेज जो आर्म फोर्स का उसका डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होने वाली। तो ये पहली महिला कौन बनती है, तो आरती सरीन। आप आरती सरीन याद रखेंगे कि आरती सरीन जो है वो पहली महिला बनी है जो कि अपॉइंट किया, उन्हें किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स इन मेडिकल सर्विसेज। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक्टर रश्मिका मंदाना हु वाज अपॉइंटेड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच इनिशिएटिव। अभी देखिए ऐसे इनको तो अपॉइंट बहुत सारी चीज़ के लिए किया था, लेकिन एक नेशनल इनिशिएटिव चला था जिनके लिए इनको अपॉइंट किया गया था, तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मतलब साइबर क्राइम के लिए इनको, जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है उसके लिए इनको अपॉइंट किया था। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं या फिर सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि रश्मिका मंदाना का एक मॉफ वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, इसीलिए इनको जो इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वेयर वॉज द 19th G20 समिट हेल्ड। अब जो 19वां G20 समिट था वो कहाँ हुआ था, तो ये बेसिकली जो होगा वो ब्राजील में, ठीक 19th वाला। और उसका थीम क्या रहेगा, तो उसका थीम रहेगा बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। अब देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि जो 19th G20 समिट है वो कहाँ हुआ, तो ब्राजील में हुआ था, और इसका थीम क्या था, तो बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट, सॉरी नॉट वर्ल्ड, सस्टेनेबल प्लैनेट, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड। अब इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है थीम कि ब्राजील में हुआ था 19th, 18th आप सब हम सबको पता है कि भारत में हुआ था 18th। अच्छा, भारत में जो 18th समिट हुआ था G20 का, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि उसका थीम क्या था, क्योंकि वो स्टिल रेलेवेंट है। बीपीएससी भी 2 साल का कैलेंडर पुराना पूछ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 18th जो समिट हुआ था तो उसका थीम क्या था जो कि भारत में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थीम बताना है कमेंट सेक्शन में। 18th का, 19th तो G20 समिट ब्राजील में होगा, और 20th जो होगा शायद ये होगा साउथ अफ्रीका में, करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और 20th देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि 20th समिट कहाँ होगा, तो ये होगा बेसिकली साउथ अफ्रीका। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। द 16th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन विच सिटी। जो 16th ब्रिक्स समिट था ये कहाँ हुआ था, ये बेसिकली हुआ था कजान में। कजान कहाँ है, तो ये है रशिया में। कजान कहाँ है, तो ये रशिया में। और 17th ब्रिक्स समिट जो है, 17th ब्रिक्स समिट जो कहाँ होगा, तो ये होगा, अब इसको देखिए, अब एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, ब्रिक्स का जो एक्रोनिम है वो याद रखने का। तो ये कैसे होता है, BRICS। तो बेसिकली होना था 16th समिट कहाँ, ब्राजील में, लेकिन ब्राजील के जगह ये कहाँ होता है, तो ये रशिया में होता है, ठीक। तो इसलिए 17th जो ब्रिक्स समिट था, जो अभी मोदी जी पार्टिसिपेट किए थे 1 महीना पहले, तो ये कहाँ हुआ था, तो ब्राजील में। तो अगर 17th पूछे तो ब्राजील में, और 18th फिर कहाँ होगा, तो 18th जो होगा वो इंडिया में। ये करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे, मैराथन में कवर करेंगे, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। मैं यहाँ पे बस आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या कहा कि मैं उतना ही समझाऊंगा जो हाईली रेलिवेंट है, अदरवाइज मैं एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपका हर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम ऑफ 16th ब्रिक्स समिट वाज। अब जो 16th ब्रिक्स समिट का थीम क्या था, तो उसका था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अब 16th का थीम क्या था, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। इसका थीम था 16th जो ब्रिक्स समिट का थीम क्या था, तो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। मैं 2-3 बार इसलिए रिपीट करता हूं कि आपको याद हो जाए आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द 44th आसियान समिट टुक
प्लेस। अब 44th आसियान समिट कहाँ हुआ था? तो बेसिकली जो वियतनाम लाओस कंट्री है, लाओस में हुआ था, और वियतनाम यहाँ का जो एक शहर है वहाँ हुआ था। और इसमें पार्टिसिपेट कौन किए थे? हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 21st इंडिया आसियान समिट? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो पार्टिसिपेट किए थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। 18th क्वेश्चन देखते हैं कि द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू का जो मीटिंग है वो कहाँ हुआ था? तो ये बेसिकली हुआ था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये मीटिंग कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका अगर थीम देखें तो इसका थीम क्या था? हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसका थीम था। अच्छा, मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, देखिए, अगर आपसे थीम कभी भी एग्जाम में पूछे, और आपको नहीं पता है, तो जो सबसे बड़ा थीम हो, जो लग रहा है कि बहुत लंबा लिखा गया है, आप 80% to 90% चांस है कि वही होता है ऑप्शन, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% वही सही वाली, 90% टाइम क्या होता है ना कि जो आपका सबसे बड़ा लाइन जो लिखा होता है ना वही थीम होता है, ठीक। क्योंकि अब एग्जामिनर उतना लंबा लाइन इतना सोचेगा नहीं, जब भी थीम सोचेगा छोटा छोटा, हम ही लोग देखिए कितना छोटा छोटा सोचे हैं ऑप्शन बनाने के, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो तो आंसर ही होगा। तो अगर बड़ा है तो आप मान के चलिए कि वही होगा, इसलिए आप इस चीज को देख सकते हैं, इस चीज के थ्रू आप जा सकते हैं इस चीज को। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो भारत का डेलीगेशन कौन लीड किया था आईपीयू में? तो भारत का जो डेलीगेशन है हमारे ओम बिरला जी लीड किए थे, जो हमारे लोकसभा के भी स्पीकर हैं वो लीड किए थे, ओम बिरला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो आईसीए का जो ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस था भारत में पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसका थीम पूछा जा रहा है कि उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था कोऑपरेटिव बिल्डिंग प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। उसका थीम क्या था? कोऑपरेटिव बिल्डिंग प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल इसका थीम था। जो आईसीए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज हुआ था भारत में, उसका थीम क्या था? तो कोऑपरेटिव बिल्डिंग एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। Which country recently became the 69th member of EDA? अब जो 69th member of एशियन डेवलपमेंट बैंक उसका कौन मेंबर बना है? तो ये बेसिकली बना है इजराइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है बीपीएससी, क्योंकि इजराइल देखिए न्यूज में है, इजराइल आपसे न्यूज में ही है, तो आपसे हो सकता है कि पूछ दे कि कौन बना। आप जब भी एग्जाम में देखोगे 68 69 में, तो एक क्वेश्चन इजराइल से रहा ही रहा है। आरबीआई इंटर्ड 400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। आरबीआई जो है 400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ इंटर किया है? ये बेसिकली किसके साथ किया गया है? तो ये किया गया है मॉलडीव्स के साथ। विच रीजन हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड डायनासोर्स फॉसिल? बीपीएससी का इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना बहुत फेवरेट होता है, सॉरी, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना कि कहाँ कौन सा फॉसिल डिस्कवर हुआ, बहुत फेवरेट एरिया है बीपीएससी का। और यहाँ से क्वेश्चन आता है तो कहाँ डिस्कवर हुआ है हाल फिलहाल में? तो ये बेसिकली कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हांगकांग में। हांगकांग में अभी हाल फिलहाल में डिस्कवर हुआ डायनासोरस का फॉसिल, फर्स्ट टाइम, पहली बार। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको? मैक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो क्लॉडिया शेम्बूम बनी है। पहली कौन बनी है? तो क्लॉडिया शेम्बूम बनी है, मैक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? जो वियतनाम का करेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो लोआंग क्वांग। अब नाम में हो सकता है कि थोड़ा सा उस टाइप का नाम है, तो आप देख लीजिएगा लोआंग क्वांग। अब इसको अब देखिए, मान लीजिए आपको याद करना है तो वियतनाम का कौन प्रेसिडेंट बना, तो आप ट्रिक ले लीजिए एलसी, एल लोआंग क्वांग, जो भी नाम है एलसी। वियतनाम का प्रेसिडेंट कौन बना है? तो एलसी। आप ऐसा करके याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब प्राबो सोब्रेनिता कहाँ का प्रेसिडेंट बनी है? ये बेसिकली इंडोनेशिया की बनी है। ये हमारे 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे हुआ था वहाँ ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हरिकेन ऑस्कर रिसेंटली अफेक्टेड विच कंट्री? जो हरिकेन ऑस्कर है ये किस कंट्री को अफेक्ट किया है? ये बेसिकली किसे किया है? तो ये किया है क्यूबा को, ध्यान रखिएगा। हरिकेन ऑस्कर किसको अफेक्ट किया है? तो ये किया है क्यूबा को। टाइफून कोंगरे हिट विच कंट्री? मतलब टाइफून कोंगरे जो है ये किस कंट्री में आया था? तो आया था कहाँ? ताइवान में। टाइफून कोंगरे कहाँ आया था? आया था कहाँ? ताइवान में। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई? मतलब लेटेस्ट कंट्री, ये तो देखिए चेंज होते रहता है, तो ये अक्टूबर के टाइम का करंट अफेयर्स है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मॉलडीव्स था उस टाइम, अभी तो बहुत सारा कंट्री ने अडॉप्ट किया, फ्रांस किया, नेपाल किया है, इवन मॉरिशस भी किया है, मतलब बहुत सारा कंट्री अडॉप्ट किया है। तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगर अभी का अगर हम लोग रेफरेंस में देखें तो मे बी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ और हो, ठीक। Which country has recently been declared malaria free by WHO? तो कौन सा कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया WHO को? तो ये किया गया है इजिप्ट को। किसे किया गया है? ये किया गया है इजिप्ट को। ब्राजील बिकेम द सेकंड ब्रिक्स कंट्री आफ्टर इंडिया टू नॉट ज्वाइन। तो ये बेसिकली चाइना का जो BRI था उसको रिजेक्ट कर दिया है, ब्रिक्स नहीं ज्वाइन करेगा।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 इज रिलीज्ड बाय, तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अब इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत एग्जाम में आता है। तो ये कौन रिलीज करता है? तो ये करता है WIPO कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के, तो ये करता है WIPO और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो रिलीज करता है। और भारत का रैंक क्या था? तो भारत का जो रैंक था ये 39 था। बेसिकली 2023 में 40 था और उससे बेहतर हुआ रैंक, और 2024 में 39 रैंक था। और कौन सा कंट्री टॉप किया है? तो टॉप करने में कौन सा है? तो देखो स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? तो ये पब्लिश करता है वेल्थ फॉर हंगर, अब ये पब्लिश करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत किस कैटेगरी में आता है, तो जो भारत है ये बेसिकली सीरियस कैटेगरी में आता है, सीरियस जो हंगर है उसमें आता है। मतलब ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है कि भारत में जो हंगर है वो बहुत ही सीरियस है। थीम ऑफ ग्लोबल हंगर 2024, जो क्या थीम था 2024 जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था 2024 का, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था हाउ जेंडर जस्टिस कैन बी एडवांस क्लाइमेट रिलीजियंस एंड जीरो हंगर। आप देख रहे हैं लंबा, कितना लंबा लिखा हुआ है, ये कितना लंबा लिखा हुआ है ये चीज़, वही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इस टाइप से आप थीम पे जा सकते हो। एक मतलब मान लो आपको याद नहीं है, तो अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ट्रिक पता ना। अब करंट अफेयर्स आपको ट्रिक से याद होगा, आप चाहोगे कि सब रट ले, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इन द सेंस कि आपको भूल जाओगे, कंफ्यूजिंग बहुत होता है इसलिए। तो हाउ जेंडर जस्टिस कैन बी एडवांस क्लाइमेट रिलीजियंस एंड जीरो हंगर, ये बेसिकली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024, अब ये कौन पब्लिश करता है? तो ये तो एक तो पब्लिश करता है कौन? UNDP। और किसके साथ मिलकर के पब्लिश करता है? तो ये करता है OPHI के मिल के साथ पब्लिश करता है UNDP। और विच कंट्री है लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल? तो ये बेसिकली भारत है, क्योंकि अब भारत में आबादी भी तो ज़्यादा है, 143 करोड़ का देश है। तो अब 143 का अगर परसेंटेज वाइज निकालेंगे, या फिर अगर हम लोग ऐसे परसेंटेज वाइज निकालेंगे, या फिर अगर हम लोग ऐसे काउंट करें, हेड काउंट करें नंबर वाइज, तो नंबर वाइज तो भारत में ज़्यादा होगा मल्टी डायमेंशनल, करीब 3 करोड़ के लगभग है। मैं एक बार करीब करीब आपको डेटा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ये नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 इज रिलीज बाय, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन रिलीज करेगा? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिलीज करता है, क्योंकि अब रूल ऑफ लॉ क्या है? जस्टिस वस्टिस को दिखाता है, तो बेसिकली कौन रिलीज करेगा? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिलीज करता है इसको। अब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, उसमें सबसे नीचे कौन है? तो सबसे नीचे है वेनेजुएला, सॉरी सबसे नीचे कौन है? तो सबसे नीचे है वेनेजुएला। बी रेडी इंडेक्स कौन पब्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। जो बी रेडी इंडेक्स है ये कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी प्लैनेट पाथवे ऑफ आउट ऑफ पॉली क्राइसिस? अब देखिए कितना बड़ा नाम है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा जो भी देखिए वर्ल्ड बैंक जो भी रिपोर्ट पब्लिश करेगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी प्लैनेट पाथवे आउट ऑफ पॉली क्राइसिस, तो ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है। अब नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, जो नियोम ऑयल सीड्स जो मिशन है वो बेसिकली किस से मतलब कब से कब तक, किस पीरियड तक चलेगा? तो ये बेसिकली चलेगा 2024 से 25 से 2030 से 31 तक। तो इसका आंसर बी होगा। अब इसका टारगेट क्या रखा गया? टारगेट जो है ना प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन का अंडर नियोम ऑयल सीड्स, तो इसका टारगेट क्या रखा गया? तो 69.7 मिलियन टन, 7 मिलियन टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा आप याद रखिएगा कि जो नियम ऑयल सीड्स में जो टारगेट है हमारे प्रोडक्शन का, ये कितना है? 69.7 मिलियन टन टारगेट है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज AIE इज रिलीज बाय, अब देखिए इंडस्ट्री का है तो कौन रिलीज कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड MOSPI, ये बेसिकली रिलीज करता है क्या? तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें इंडस्ट्री का जो भी ग्रोथ है या फिर आउटपुट है सब कुछ इसमें किया जाता है। तो द मैन्युफैक्चरिंग ग्रू बाई व्हाट परसेंट इन 2023-24, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारा कितना परसेंट से ग्रू किया था? तो वो बेसिकली 7.3% से ग्रू किया था। विच स्टेट टॉप द मैन्युफैक्चरिंग GVA, है तो देखिए कंट्री तो ग्रू किया 7.3 से, तो कौन सा जो स्टेट है इंडिया में वो टॉप किया था? तो टॉप किया था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है वो टॉप किया था। इंडिया रिसेंटली बिकेम द विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू हैव 700 बिलियन रिजर्व, तो इंडिया बेसिकली 4th कंट्री बन गया था, चौथा कंट्री। सबसे टॉप पे कौन है? तो चाइना है, चाइना है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर शायद जापान है, एंड देन फिर इंडिया है। टॉप पे चाइना है, उस बाद स्विट्जरलैंड, एक बार आप चेक कर लीजिए, लेकिन टॉप पे चाइना, इतना कंफर्म हुआ है। इंडिया चौथा, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया कितना हो गया अभी 700 बिलियन रिजर्व वाला, तो इंडिया 4th कंट्री बन गया। इंडिया, ये क्वेश्चन आपसे अभी आपको इंडिया का ही रैंक पूछेगा, आपको अदर कंट्री का रैंक नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो क्रूज भारत मिशन वाज लॉन्च बाय बीच मिनिस्ट्री,
अब देखिए क्रूज भारत मिशन, बट ये मुंबई में बेसिकली लॉन्च हुआ था। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो बेसिकली अब देखिए क्रूज से क्या आप समझ सकते हैं कि पोर्ट्स वाला कोई किया होगा, तो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। आप देखिए इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कौन मिनिस्ट्री लॉन्च किया था। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इसको रिलीज किया था। अब इसका एम क्या था? तो एम था प्रमोट इंडिया एज अ लीडिंग ग्लोबल क्रूज डेस्टिनेशन। अब ये इसका थीम था कि क्रूज, अब देख क्रूज भारत मिशन है तो क्रूज को ही प्रमोशन करेगा, तो वो उसका थीम था। विच PSU हैज रिसेंटली बिकेम द 14th महारत्न ऑफ कंट्री। अब कौन सा PSU है जो 14th महारत्न ऑफ देश का 14वां महारत्न कंपनी बन गया? ये डिफरेंस होता है ना, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, इस टाइप से। तो 14th महारत्न कंपनी कौन बना है? तो ये बेसिकली बना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है ये 14th महारत्न कंपनी बन गया है। इंडिया का जो 13th मेजर, इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट है। मेजर का मतलब बड़े, जो बड़े पोर्ट होते हैं। तो जो 13th मेजर पोर्ट है वो कौन सा पोर्ट बना है? बेसिकली ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहाँ गैलथवे पोर्ट है, वहीं पे ये पोर्ट बना है। तो यही 13 पोर्ट बना, मतलब नाम भी इसका वही है। और जो कामजार पोर्ट है ये किस कोस्ट पे लोकेटेड है? तो बेसिकली कोरोमंडल कोस्ट पे लोकेटेड है, चेन्नई में है। और ये 12th मेजर पोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली 12th मेजर पोर्ट है और ये कहाँ है? ये है चेन्नई में। द स्कीम से बचो कैंपेन वाइज लॉन्च भाई। द स्कीम से बचो जो कैंपेन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। और ये किसके कोलैबोरेशन में लॉन्च किया था? तो बेसिकली मेटा, जो फेसबुक का पेरेंट कंपनी है, उसके साथ मिलकर के लॉन्च किया गया था स्कीम से बचो। ये आप ध्यान रखिएगा। विच बैंक हैज रिकॉग्नाइज द बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024 बाई ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है वो किस बैंक को बेस्ट बैंक रिकॉग्नाइज की है? ये बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज की है। द कॉस IT फ्लो सिस्टम, जो बेसिकली फ्लड के लिए बनाया गया है, फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया, जैसे फ्लड का जो भी डेटा है उन सब के लिए बनाया गया है। तो ये केरला में लॉन्च हुआ था। तो ये क्या पूछा? डिजाइन टू किस चीज के लिए? तो आपको मैंने बता ही दिया, फ्लड फॉरकास्ट के लिए बनाया गया था। इन विच रिवर बेसिन, अब देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको किस रिवर बेसिन में? अब देखिए आपने क्या देखा कि केरला में बनाया गया था, केरला के लिए। तो सिंपल सा आपको आंसर हो जाएगा कि जो पेरियार है और चालाकुड़ी रिवर है जो है, इन रिवर के बेसिन में, क्योंकि केरला में बनाया गया तो उसका वहीं का जो रिवर है उसको देखेगा। और केरला में फ्लड भी बहुत ज़्यादा था, लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा था, तो इसी के लिए बनाया गया था। द स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट, जो स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिपोर्ट है वो बेसिकली कौन निकालता है? ये निकालता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो WMO, वो निकालता है ग्लोबल वाटर रिपोर्ट। जो मिनिस्ट्री ऑफ जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालता है। विच मिनिस्ट्री प्रेजेंट द नेशनल वाटर अवार्ड? अब जो नेशनल वाटर अवार्ड है ये कौन मिनिस्ट्री प्रेजेंट करता है? तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति प्रेजेंट करती है। और किस स्टेट को मिला है बेस्ट? तो ये बेस्ट स्टेट किसको मिला है? तो ये उड़ीसा को मिला है। बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे मिला है? तो ये बेसिकली किसे मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा को। विच विलेज हैज वॉन द बेस्ट नेशनल वाटर अवार्ड? देखिए स्टेट में तो उड़ीसा को मिला, तो कौन सा जो विलेज है उसको मिला? तो ये मिला पुल्लमपुर को। पुल्लमपुर केरला में है, इसको मिला है बेस्ट विलेज का अवार्ड, जो कि केरला में है। विच अर्बन लोकल बॉडी बॉन द नेशनल वाटर? अब ये तो हम लोग विलेज का देख रहे हैं, हम लोग अर्बन का देखते हैं। तो अर्बन में किसे मिला है? ये मिला है सूरत को। सूरत जो है वो टॉप किया है अर्बन में। स्टेट पूछे तो उड़ीसा, स्टेट पूछे तो क्या? उड़ीसा। अगर रूरल एरिया पूछे तो पुल्लमपुरा केरला। और अगर लोकल बॉडी पूछे, सॉरी अर्बन बॉडी पूछे, तो अर्बन में कौन हो जाएगा? सूरत। ये 3 आप याद रखिएगा। द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करता है? ये बेसिकली रिलीज करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इट इज रिलीज बाई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रिपोर्ट रिलीज करता है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेकंड, बिहार का जो सेकंड, अब देखिए बिहार सेकंड, ये 70th BPSC में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना साहिब किस सिटी में लोकेटेड है, और उसमें ऑप्शन पटना भी था। तो सेम क्वेश्चन ये जो उसी टाइप का सेट हुआ है कि अब हम लोग थोड़ा सा मौज मस्ती के लिए भी सेट करते हैं कुछ क्वेश्चन इस टाइप से कि आपको थोड़ा याद रहे और करंट अफेयर्स पढ़ने में मजा भी आए। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अप्रूव्ड एज अ बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन बीच स्टेट। बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व लोकेटेड, मतलब ये बेसिकली मौज मस्ती के लिए किया था, मैंने ही बोला था इसको इस टाइप से सेट करने कि थोड़ा सा ये वाला पटना साहब वाला क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। खैर कोई नहीं। तो ये बेसिकली बिहार, ये बेसिकली दूसरा है। पहला जो है ना ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि वेस्ट चंपारण में है, जो कि वेस्ट चंपारण में है, ये ध्यान रखिएगा। द ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर केमिकल फंड हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट प्रोजेक्ट टारगेटिंग, अच्छा एक सेकेंड, एक चीज मैं और बताता हूँ जी। देखिए जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना बिहार का,
जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया या फिर टाइगर रिजर्व हो गया, बिहार में वैसे 2 ही टाइगर रिजर्व है, लेकिन जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, आप अभी बिहार स्पेशल का जो हम लोग का जो प्लेलिस्ट है ना, आप चैनल पे है तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा जाकर के बिहार स्पेशल का, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से थ्रू मैप के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड है, तो आप उसको देख सकते हैं जाके, आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा आपको, मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रिक से प्रॉपर मैप के थ्रू याद करवाया, तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। द ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल फंड, मतलब केमिकल फंड के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया गया है, तो वो किसको टारगेट किया गया है, ठीक, तो उसका जो प्रोजेक्ट है वो किसको टारगेट करके किया गया है, तो सेफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स। जो अब देखिए केमिकल फंड अगर बन रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट और सेफ केमिकल से कोई इंसिडेंट ना हो, तो उसके लिए किया जाएगा। द फर्स्ट बेबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक बॉर्न वाया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब बेसिकली एक ये अक्टूबर के टाइम का ये कहानी है कि उस वक्त जो एक जो था ना इंडियन बस्टर्ड, आपको पता है कि इंडियन जो बस्टर्ड है उसका जो स्टेटस है बहुत ही लो है, मतलब बहुत ही कम बचा है, वो लोग क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो वही उसी से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके एक उसका बच्चा उसको पैदा करवाया गया। तो ये बेसिकली किस जगह पे हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी अगर चाहे तो पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और ऐसा पूछता भी है। तो ये बेसिकली जैसलमेर शहर में हुआ था, सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर। आपको ये भी याद रखना है, शहर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको शहर याद हो कि जो शहर था वो क्या था, तो जैसलमेर था। और उससे इंपॉर्टेंट है कि आप राजस्थान भी याद रखो कि राजस्थान में अगर थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि वो चाहता है थोड़ा सा डीप जाना तो जा सकता है। तो आपको जैसलमेर याद रखना है, जैसलमेर आप याद रखोगे तो आपको राजस्थान याद हो जाएगा, और सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर आपको याद रखना है। द किसान सखी स्कीम जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एग्रीकल्चर में एक कौन सा स्टेट इंट्रोड्यूस किया है, तो बेसिकली इंट्रोड्यूस बाई उत्तर प्रदेश। किसान सखी स्कीम जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है एग्रीकल्चर में, तो ये कौन सा स्टेट रिलीज किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश। विच स्टेट हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हीट वेव। अब जो हीट वेव है उसको ऑफिशियली नेचुरल डिजास्टर कौन सा स्टेट रिकॉग्नाइज किया है, तो ये बेसिकली रिकॉग्नाइज किया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हीट वेव को नेचुरल डिजास्टर रिकॉग्नाइज किया है। साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना, अब जो इसका नाम है ये कौन दिया, तो कटर दिया है। जो आपको पता है ना कि जो भी साइक्लोन होता है उसका नाम कोई ना कोई कंट्री देता है, तो इसको नाम दिया है कौन, कतर। तो ये किस इंडियन स्टेट को ज़्यादा इफेक्ट किया था, ये बेसिकली इफेक्ट किया था किसे, तो उड़ीसा से, उड़ीसा को इफेक्ट किया था। सिलिपीडियम एसेमिकम और न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्किड स्पेसीज। सिलिपीडियम एसेमिकम एक नया ऑर्किड स्पेसीज है, वो कहाँ डिस्कवर किया गया है, तो डिब्रूगढ़ सिखोवा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, वहाँ डिस्कवर किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क हैज इमर्ज एज इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। अब काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसमें सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब बना है, तो ये कहाँ है, तो ये बेसिकली कहाँ है, तो ये भी आसाम में, ये दोनों आसाम में है। आगे बढ़ते हैं। द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोक्व एक्सपेरिमेंट, जो मेक एक्सपेरिमेंट है ना, मेक एक्सपेरिमेंट ये कहाँ हुआ था, तो बेसिकली लद्दाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी, मतलब देखिए जैसा होता है ना कि ये एक इस टाइप का आप समझिए कि एक लेबोरेटरी टाइप का है। मान लीजिए कि जैसा आप मान लीजिए कोई स्पेस जा रहा है, तो आप स्पेस गए तो आप जैसा स्पेस में फील करेंगे ना, उसी टाइप का यहाँ भी क्रिएट किया जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से, वो चीज़ है। तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोक एक्सपेरिमेंट जो है वो बेसिकली लद्दाख में था। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि कहाँ था, तो ये लद्दाख में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्योंकि हमेशा न्यूज में रहता है, ये बहुत दिन से न्यूज में और हमेशा न्यूज में रहता है, इसलिए आपको लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा का जो यूरोपा क्लिपर मिशन है इज एम्ड एट स्टडिंग विच मून्स ऑफ जुपिटर, मतलब जो मून का कौन सा जुपिटर है, ठीक है। अब नासा का जो यूरोपा क्लिपर है ना, बेसिकली यूरोपा उसका नाम ही फिर से यूरोपा है, जिसका जो मून का जो जुपिटर है यूरोपा को स्टडी करने के लिए ही वो नासा का जो यूरोपा क्लिपर मिशन वो है। एवरेस्ट 1.0 claim to be India's first multilingual and multimodal LLM was launched by। अब जैसे एवरेस्ट 1 जैसे आप चैट जीपीटी सब देखते हैं, उसी तरह से जो भारत का जो फर्स्ट है उसको कौन ऐसा बनाया, उसको दावा किया है, तो हैनुमन एआई ये क्लेम किया है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड विच वर रिसेंटली डिटेक्टेड ऑन चैरोन यूजिंग विच टेलीस्कोप। अब ये किस टेलीस्कोप को यूज करके CO2 और हाइड्रोजन परऑक्साइड डिटेक्ट किया गया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ध्यान रखिएगा। इंडिया इज द थर्ड कंट्री इन WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू एलिमिनेट ट्रैकोमा आफ्टर।
अब देखिए ट्रैकोमा जो है ना वो आई डिजीज है, आँख मतलब आँख में होता है। तो भारत से पहले, भारत भी एलिमिनेट किया, भारत इसको तीसरा कंट्री बना, आपको ये भी याद रखना भारत थर्ड कंट्री बना। तो भारत से पहले दो कंट्री कौन से थे, तो बेसिकली नेपाल और म्यांमार थे। भारत से पहले कौन था दो, तो ये बेसिकली कौन थे, तो नेपाल और म्यांमार थे, ये ध्यान रखिएगा कौन कौन थे, तो नेपाल और म्यांमार। इंडिया फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, भारत का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज लोकेटेड इन, तो ये बेसिकली कहाँ था, तो ये था कन्नूर केरला में। ये कहाँ था, तो ये था कन्नूर केरला में। भारत का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ है, तो ये कन्नूर केरला में है। ZYVAC TCV, a typhoid VI conjugated vaccine received WHO in principal approval, मतलब जो टाइफॉइड वैक्सीन है वो WHO का इसको अप्रूवल मिला है। तो ये बेसिकली कहाँ किसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया, तो ये जाइडस लाइफ साइंस के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया। द फर्स्ट एमपॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट सेंटर अप्रूव्ड बाय WHO, जो फर्स्ट एमपॉक्स डायग्नोस्टिक सेंटर जो है WHO उसको अप्रूव किया है, तो ये बेसिकली क्या उसको बोलते हैं, तो एलिनिटी MPX SA इसका नाम है, ये ध्यान रखिएगा, नाम आपको ध्यान रखना है। शक्ति सैट अ ग्लोबल स्पेस इनिशिएटिव लॉन्च बाई, जो शक्ति सैट ग्लोबल स्पेस इनिशिएटिव वो कौन लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया स्पेस किड्स इंडिया, ये आपको नाम याद रखना है स्पेस किड्स। अब आपसे किड्स इंडिया से भी याद रख सकते हैं, शक्ति सैट जो है ये किड्स इंडिया लॉन्च किया है, शक्ति सैट जो है वो कौन किया है लॉन्च, तो ये किड्स इंडिया लॉन्च किया है। अब जो आयुर्वेदा डे था 2024, उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था एक सेकंड सॉरी, उसका थीम था आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अब देखिए आपको कमेंट में ये बताना है कि आयुर्वेदा डे जो है कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना ही बताना है आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट में बताइए, थोड़ा सा इंगेजमेंट रहेगा तो आपके लिए बेहतर है। तो आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट बताना है। मैं आपको थीम बता दिया हूँ कि आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। देखिए कुछ चीज़ हम लोग जान के छोड़ते हैं कि आप उसको कमेंट में बताइए, जिससे कि आपका भी थोड़ा सा इंगेजमेंट बढ़ा रहे। अब एक्सरसाइज मालाबार 2024, अब एक्सरसाइज मालाबार 2024 था वो कहाँ हुआ था, बेसिकली हुआ था विशाखापट्टनम में। अब ये पता है आपको जो मालाबार है वो क्वाड कंट्री के बीच में होता है, तो वही कि बीच कंट्री पार्टिसिपेटेड थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूनाइटेड स्टेट, यही 4 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। एक्सरसाइज नसीम अल भर, एक्सरसाइज नसीम अल भर है, ये किससे किसके बीच में कंडक्ट होता है, एक तो भारत है, तो भारत के साथ एक और कंट्री कौन है, तो भारत के साथ एक कंट्री कौन है, तो ये है ओमान। एक्सरसाइज नसीम अल भर किसके साथ होता है, तो भारत प्लस ओमान। अब जो नसीम अल भर था भारत और ओमान के बीच में हुआ था, तो ये हुआ कहाँ था, तो ये बेसिकली हुआ था कहाँ, तो गोवा में हुआ था। द थीम फॉर चाणक्य डिफेंस डायलॉग, जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग है इंडियन आर्मी का, उसका थीम क्या था, मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, जो सबसे बड़ा होगा उस पर जाना है। तो देखिए इसमें कितना बड़ा ये है, इसी पे जाएंगे। ड्राइवर्स इन नेशनल बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, ये ड्राइवर्स इन नेशनल बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी थीम था चाणक्य डायलॉग का। सेकेंड एडिशन ऑफ नाविक सागर परिक्रमा इन्वॉल्व 2 वुमेन ऑफिसर, अब 2 वुमेन ऑफिसर को इन्वॉल्व किया, आपको वो ध्यान नहीं रखना, लेकिन आपको किस शिप किस वेसल से वो होगा वो आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली INSV तारनी, ये है जो वेसल्स है उस पर होगा। इंडिया एंड जर्मनी कंडक्टेड फर्स्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज, अभी भारत और जर्मनी जो है फर्स्ट टाइम मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, ये बेसिकली कहाँ हुआ था, तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में दोनों मिल करके कवर किया था। इंडियाज फोर्थ न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल, भारत का जो फोर्थ जो है बैलिस्टिक पावर मिसाइल है, अभी सबमरीन जो अभी हाल फिलहाल लॉन्च हुआ, तो उसका नाम क्या था, बेसिकली INS अरिहंत नाम है, और पहला कौन था, तो अरिहंत था। अब चौथा कौन है, तो INS अरिहंत है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन BBI लगाइए, ये क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, इसको BBI लगाइए। इंडिया साइन अ डील विथ USA टू एक्वायर हाउ मेनी MQ-9B ड्रोन्स, अब कितना MQ-9B ड्रोन्स एक्वायर करने के लिए इंडिया साइन किया USA से, तो किया है 31। अब देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि इंडिया जो है MQ-9B ड्रोन्स किस कंट्री से एक्वायर करेगा, तो बेसिकली किससे करेगा, तो USA से करेगा। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग इस टाइप से सेट करते हैं ना कि अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू भी जाएंगे तो आपको आंसर यही मिल जाएगा, आपको कहीं और भटकना नहीं, आपको आंसर यही मिल जाएगा। इसलिए अब देखिए जैसे अब ये क्वेश्चन में देखिए अवैध डेवलप्ड बाय DRDO, तो आपको 2 इन्फॉर्मेशन ऐसे मिल गया कि अवैध जो है कि कौन डेवलप किया, बेसिकली कौन किया, DRDO, और कौन किया इसके साथ, तो IIT दिल्ली किया है। अब इसका फुल फॉर्म पूछ दिया कि क्या फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डेफिसिट, एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डेफिसिट इसका थीम है। विच आइलैंड हैड बिकम डिक्लेयर 13 मेजर पोर्ट, हम लोग ऊपर ही अभी डिस्कस किया था, ग्रेट निकोबार वाला। कामजार पोर्ट जो 12th मेजर पोर्ट है, ऊपर डिस्कस ही हम लोग किए थे, जो कोरमंडल कोस्ट चेन्नई में है।
लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, क्लासिकल लैंग्वेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न आएगा, क्योंकि पिछले बार पूछा नहीं गया था, तो इस बार बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, फिर आपको मैं क्लासिकल लैंग्वेज पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सा था नहीं था सब कुछ। अब देखिए, इसमें पूछा क्या है कि स्टेटस ऑफ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक एक्सेप्ट किसी ने दिया था, हिंदी को नहीं दिया गया था, क्योंकि हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं था, लेकिन 6 को दिया गया, सॉरी ये 3 को दिया गया था। इसके अलावा अदर जो दिया गया था 2 और, उसको दिया कौन का था, तो वो था प्राकृत। देखिए, पाली और प्राकृत से ऐसे ध्यान रखिएगा, और एक था बंगाली, एक था कौन, बंगाली। अब ये तो हो गया 5 जो पिछले साल मिला था। उससे पहले 6 और है, उसे मिला था 6, उससे पहले और है, उसे मिला था। तो ये 6 कौन है, इसका नाम हम लोग देख लेंगे, उसके बाद चलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले किसे था, तमिल को मिला था। तमिल को कब मिला था, 2004 में मिला था। उसके बाद संस्कृत को मिला था, संस्कृत को मिला था। फिर किसे मिला था, तो फिर तेलुगु, तेलुगु एंड कन्नड़ को मिला था, तेलुगु एंड कन्नड़ा को मिला था। फिर उड़िया को मिला था, फिर उड़िया को मिला था, और फिर मिला था मलयालम को, फिर मिला था किसे, मलयालम को। तो टोटल कितना हो गया, टोटल देख रहे हैं, टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। टोटल कितना हो गया, टोटल लैंग्वेज हो गया 11। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज टू रिसीव स्टेटस। आपको पता है कि तमिल था, पहला 2004 में मिला था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। राफेल नाडाल अनाउंसेस रिटायरमेंट एज एट द एज ऑफ, ये बेसिकली 38 साल में इन्होंने रिटायरमेंट एज अनाउंस किया अपना। ये 22 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीत चुके हैं। अब राफेल नाडाल पे क्वेश्चन आपको आता है, तो आपसे देखिए, एक तो पहले ठीक है, एज पूछेगा आपसे, एज क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उस टाइप से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो एज आपसे पूछेगा। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन बनेगा, जो आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि राफेल नाडाल जो थे कितने ग्रैंड स्लैम अवार्ड अभी तक जीते हैं। तो वो बेसिकली जीते थे कितने, तो वो बेसिकली 22 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम्बाब्वे जो है T20 में हाईएस्ट रन बनाया अभी तक का, T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाना है, मतलब एक इनिंग में, जैसे एक इनिंग, 2, जो भी क्रिकेट देखते उन्हें पता होगा कि 2 इनिंग होता है। तो फर्स्ट इनिंग में जिम्बाब्वे बैटिंग किया, तो सबसे ज़्यादा रन बनाया, तो कितना बनाया, तो वो बनाया था 344। ज़्यादा में वो कितना बनाया, 344, और किसके अगेंस्ट बनाया, तो वो बनाया गैम्बिया के अगेंस्ट। तो आपको दोनों याद रखना है, एक तो आपको गाम्बिया याद रखना है, और ऊपर से आपको याद रखना है क्या, जिम्बाब्वे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, विराट कोहली बिकेम द डैश इंडियन बैटर टू रीच 9000 रन, मतलब विराट कोहली जो है कौन सा बैटर बना, तो ये बेसिकली कौन से बने, तो ये चौथे बने। तो विराट कोहली से पहले 3 कौन कौन से थे, तो देखिए, सबसे फर्स्ट गेस्ट तो आपको बहुत आसान है, आप बता दोगे कि सचिन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर थे। सेकेंड गेस्ट, सॉरी, सेकेंड भी आप बता दोगे कि राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़। और एक सबसे जो पहले बने थे वो थे सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर जी। तो ये 3 थे, और चौथा विराट कोहली बना है, ये आपको ध्यान रखना है। द इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब ऑपरेट्स अंडर विच इंटरनेशनल बॉडी, मतलब जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो किसके अंडर अप करता है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी IEA के अंदर करता है। द हमसफर पॉलिसी वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, द हमसफर पॉलिसी कौन लॉन्च किया है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है, जो बेसिक एम्यूनिटी जो था वो प्रोवाइड करने के लिए। द न्यू जस्टिस लेडी स्टेटस एट द सुप्रीम कोर्ट वाज कॉन्सेप्टुलाइज बाय, जो नया भी लेडी जस्टिस जो आपने देखा होगा पिछले साल, ये बहुत न्यूज में था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेडी जस्टिस है, जो पट्टी बांधा जाता था आग पे, तो पट्टी को हटा दिया गया है, और उसके जगह पे कुछ दूसरा लेकर के आया गया व्हाइट। तो वो जो कौन सा इंस्टीट्यूट है उसको फाइनलाइज किया था, उसको कौन डिजाइन किया था, तो बेसिकली किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड न्यू दिल्ली, इन न्यू दिल्ली में जो है। अब न्यू सुप्रीम कोर्ट फ्लैग फीचर्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग है उसमें सारे फीचर्स है, कौन कौन से फीचर्स है, एक एक्सेप्ट को छोड़ करके, मतलब आपको, आप दोनों तरह से देख सकते हैं कौन कौन सा फीचर। तो इसमें जो सत्यमेव जयते एम्बलम जो है ना, ओनली ये नहीं है, बाकी शोक चक्र है, बिल्डिंग है, बुक है, ये तीनों है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको VVI लगाइए, एंड हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी पवन चित्र, पवन चित्र अब कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली त्रिवेनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली ट्रिवेंड्रम जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, और त्रिवेनंतपुरम हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ लॉन्च किया गया है। इंडियाज फर्स्ट एयर ट्रेन सिस्टम, इंडिया भारत का पहला एयर ट्रेन सिस्टम कहाँ ऑपरेशनलाइज होगा, 2027 में, 2027 तक कहाँ ऑपरेशनलाइज होगा, ये बेसिकली दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है, वहाँ होगा। ये ध्यान रखिए कि जो भारत का पहला एयर ट्रेन सिस्टम है कहाँ होगा, ये बेसिकली होगा दिल्ली में, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जेड मोह टनल है, ये किस हाईवे और कहाँ लोकेटेड है, ये तो हम सबको पता है कि J&K में है। तो अब J&K हम आपसे पूछते हैं कि कहाँ पे है, ये बेसिकली श्रीनगर सोनमार्ग हाईवे पे है, ये ध्यान रखिएगा, जेड मोह टनल है।
लद्दाख रिसेंटली रिसीव अ जीआई सर्टिफिकेट फॉर विच प्रोडक्ट। अभी अब देखिए फिर से रिसेंटली वाला आपसे इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम से पहले भी किसी में मिला हो, लेकिन जब ये हम लोग क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे उस वक्त इसे मिला था। जो बेसिकली पासमीना वूल है इसके लिए लद्दाख में मतलब जीआई टैग मिला था। तो आपसे ऐसे पूछ देगा कि जो पासमीना वूल है उसको जीआई टैग मिला है तो ये किस स्टेट से या फिर किस ड्यूटी से है, ये बेसिकली कहाँ से है, तो ये बेसिकली लद्दाख से है। कृषि सखी स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय विच स्टेट। अब कृषि सखी स्कीम जो है किस स्टेट ने लॉन्च किया है, ये बेसिकली हम लोग ऊपर देख रहे थे उत्तर प्रदेश किया था हेल्प के लिए। द मेरा चाउ चौवांग फेस्टिवल, जो मेरा चाउ चौवांग फेस्टिवल है ये बेसिकली मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में, ये बहुत मणिपुर देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में बहुत दिन से है इसलिए। राज्य माता गौ माता, जो देसी गाय होती है हमारी जो गाय हैं उनको राज्य माता गौ माता का टैग दिया गया है। तो ये कौन सा स्टेट दिया है, तो ये बेसिकली महाराष्ट्र ने टैग ये दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बंजारा विरासत म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, पहला तो यही है कि बंजारा विरासत म्यूजियम जो किस स्टेट में हुआ है, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे कि ठीक है महाराष्ट्र तो आप बता दिए, तो महाराष्ट्र में किस डिस्ट्रिक्ट में था, तो वाशिम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड बंजारा विरासत म्यूजियम। अब बेसिकली मोदी जी ही हैं, तो ये क्वेश्चन का तो कोई सेंस बनता नहीं है। विच इवेंट लेड राफेल नडाल रिटायरमेंट। अब राफेल नडाल जो थे डेविस कप 2024 खेलने के बाद रिटायर हुए थे। अभी आपको पता है ना कि 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है, 38 की उम्र में इन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया था इसलिए। विच लैंग्वेज अमॉन्ग द न्यूली अकॉर्डेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस विद मराठी। अब महाराष्ट्र से मराठी हम लोग डिस्कस कर ही लिया ऊपर। चलिए देखिए, तो अब हम लोग क्या किया था ना, वो मंथली वाइज सेग्रीगेट कर दिए थे कि आपको मान लीजिए कि आपने मैराथन लेक्चर देखा था, आपको रिवाइज करना है तो आप उस मैगजीन से रिवीजन कर सकते हैं मंथली। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए विच सोशलिस्ट सेकुलर, ये प्रीएम्बल में कैसे जोड़ा गया था, ये बेसिकली जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। सेकुलर सोशलिस्ट प्रीएम्बल में दो और जोड़ा गया था, इसको ऐसे याद रखिएगा। एस स्क्वायर का मतलब सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं। प्रीएम्बल में जोड़ा गया था 42वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा था इसे। इन डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 केस व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था, इट डिसमिस द पिटीशन चैलेंज सोशलिस्ट और सेकुलर। अब देखिए इसलिए न्यूज में था ये सोशलिस्ट सेकुलर कि एक आपको ये याद रखना है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था रिसेंटली, तो बलराज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपको यही दे देगा और केस आपसे पूछ देगा कौन सा केस में रिजेक्ट किया गया था। ये बेसिकली बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में इसे रिजेक्ट किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश। तो ये किस आर्टिकल के तहत इंटर स्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश होता है, ये बेसिकली आर्टिकल 263 है। अब देखिए, अब ठीक है उन्हें क्वेश्चन आ ही गया तो मैं वैसे एक्सप्लेन वहाँ चाह रहा था करना, बट ठीक है। अब देखिए इसलिए मैंने क्वेश्चन इस टाइप से हम लोग बनाया है कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं पड़े, आपको जो जरूरत है क्वेश्चन में मिल जाए। तो देखिए हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरमैन। इसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, इसको प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कैग। 2024 का जो नया कैग है वो बेसिकली कौन अपॉइंट हुआ है 2024 का नया कैग, तो ये बेसिकली कौन है, ये के संजय मूर्ति हैं। ये बेसिकली कौन है, तो के संजय मूर्ति हैं। और इससे पिछला कौन थे, तो वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, ये इनसे पहले थे। तो गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद कौन बने हैं, तो बने हैं के संजय मूर्ति। अब कैग को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, आर्टिकल आप सबको पता है 148 के तहत। चलिए हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, वो किस स्टेट असेंबली को बिलोंग करते हैं। अब देखिए बीपीएस ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आप 78 का अगर देखिएगा तो आपको पता है वो असम वाला उड़ीसा वाला पूछ लिया था, तो इसलिए हम लोग ये देखेंगे। तो बरहत जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है इसलिए। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीडब्ल्यू का जो चेयरमैन है अभी नया कौन बनी है, तो बेसिकली नया बने हैं विजय किशोर रथाकार। विजय किशोर बने हैं नया चेयरमैन। इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले रेखा शर्मा थी। इनसे पहले कौन थी, इनसे पहले रेखा शर्मा थी। जस्टिस डी कृष्ण कुमार हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। अब देखिए कभी कभी बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप अगर न्यूज में तो ज़्यादा पूछेगा कि बेसिकली मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए जस्टिस डी कृष्ण कुमार। जस्टिस मनमोहन हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट वाज रिसेंटली एलिवेटेड टू। अब देखिए अब जस्टिस अगर है हाई कोर्ट का तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा, तो ये वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा। 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक, जो एपीएफसी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग एपीएफसी। तो ये बेसिकली कहाँ हुआ था होस्ट, तो एपीएफसी 31st एपीएफसी जो था ये हुआ था पेरू में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगाइए इसको, पेरू में।
अब एपीएफसी पेरू में हुआ था, तो वहाँ तो उसका थीम क्या था, तो इम्पावर इंक्लूड ग्रो, इसका थीम क्या था, इम्पावर इंक्लूड ग्रो, इसका थीम था, जो 31 जो हुआ था पेरू में उसका। हु वॉज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, मॉरिशस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो बेसिकली डॉक्टर नवीन रामगुलुंग, ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नवीन रामगुलुंग। ये एज ऑफ 2024 हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो बेसिकली शिंगेरुओ इशावा बने थे, शिंजो आबे का डेथ हो गया था, आप सबको पता है। उसके बाद कौन बने थे, तो शिंगो इशावा। विच कंट्री कॉन्फर्ड ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस ऑन नरेंद्र मोदी। अब देखिए मोदी जी को ना बहुत सारा कंट्री दिया है, अब इसमें सारा कंट्री मोदी जी को दिया है, क्योंकि अभी हम लोग ये अक्टूबर का है, तो इसमें तो अक्टूबर वाला सॉरी नवंबर का, तो उसमें तो हम लोग बेना मारेंगे, लेकिन अगर अब देखें तो हम लोग त्रिनारायण टैगोर मोदी जी का, तो मोदी जी को टोटल जो है ना वो 27 मिल चुका है, 27 जो नेशनल ऑर्डर है ये मिल चुका है। ये हम लोग आगे भी कवर करेंगे, तो ये क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग नवंबर में कंप्लीट ये इसको कवर करते तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन सही है, बट अगर अभी हम लोग अब जिस वक्त हम लोग कवर कर रहे हैं उस वक्त के हिसाब से ये क्वेश्चन फिर इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि अब इनको 27 मिला है, इसमें से TNT भी है, बारबाडोस, इन सब आ गया है। ठीक, देखिए बारबाडोस ऑनर पीएम मोदी विच प्रेस्टिजियस अवार्ड, तो बारबाडोस जो मोदी जी को कौन सा अवार्ड दिया था, तो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम दिया था। सॉरी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोराल रिसेंटली डिस्कवर्ड नियर, अब जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोराल है कहाँ डिस्कवर्ड हुआ है, तो बेसिकली सोलोमन आइलैंड के पास डिस्कवर हुआ। अब आप कमेंट में बताइएगा सोलोमन आइलैंड जो है वो उसका लोकेशन कहाँ है, सोलोमन आइलैंड्स का लोकेशन कहाँ है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सॉरी, थोड़ा खांसी हो रखा है। 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस, ये बेसिकली कहाँ हुआ था, तो ये मिलन में हुआ था, जगह याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो ये मिलन में हुआ था। अब थीम इसका क्या था, तो थीम था रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये इसका थीम था, रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी जो था इसका थीम था। 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस का थीम क्या था, रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी इसका थीम था। द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुआ था, तो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है वो हुआ था न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ था, ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट वाज द थीम ऑफ फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट। अब न्यू दिल्ली में तो इसका थीम क्या था, तो थीम था इसका रोल ऑफ बुद्धा धम्मा स्ट्रेंथनिंग एशिया, रोल ऑफ बुद्धा धम्मा स्ट्रेंथनिंग एशिया इसका थीम था। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट का थीम क्या था, तो रोल ऑफ बुद्धा धम्मा स्ट्रेंथनिंग एशिया इसका थीम था। सुपर टाइफून यागी जो है ये कहाँ आया था, ये बेसिकली फिलीपींस में आया था। माउंट फूजी कहाँ है, तो माउंट फूजी कहाँ है, यह है जापान में। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर जो कनेक्ट करेगा इंडिया को किससे करेगा, तो व्लादिवोस्तोक जो है ये बेसिकली रशिया में, रशिया का जो फार ईस्ट है ना, फार ईस्ट जो है वही है व्लादिवोस्तोक। द इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है आईमैक जो है वह साइंड इन विच समिट, तो ये बेसिकली G20 समिट में साइन हुआ था, जब इंडिया में G20 समिट हुआ था तब साइन हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट सिग्नेटरी ऑफ आईमैक, आईमैक का कौन सिग्नेटरी नहीं है। ठीक, तो आईमैक साइन तो कहाँ हुआ था, इंडिया में, तो इसका सिग्नेटरी कौन है, तो बेसिकली नहीं कौन है, तो ये इसका सिग्नेटरी चाइना नहीं है। वेयर वाज द 7th सेशन जो इसका असेंबली था कहाँ हुआ था, तो ISA का जो 7th हुआ था ये बेसिकली गुरुग्राम में इसका ये है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ हुआ था, बेसिकली हुआ था न्यू दिल्ली में। एज पर न्यू रेगुलेशन विच कंट्री विल बैन चिल्ड्रन अंडर 16 फ्रॉम एसेसिंग सोशल मीडिया, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया करेगा, ऑस्ट्रेलिया जो है बैन कर दिया है एसेसिंग सोशल मीडिया, VVI लगा, इस टाइप का BPSC क्वेश्चन पूछती है तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो बैन करेगा। द फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजेक्शन बिटवीन नेपाल बांग्लादेश इंडिया, अब जो ट्राइलेटरल पावर ट्रांजेक्शन है कि ये नेपाल हो गया, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे बांग्लादेश है, तो ये जो लाइन बिछेगा पावर ट्रांसफर करने के लिए, तो कितना मेगावाट जो है उसको अलाउज है एक्सपोर्ट के लिए, तो बेसिकली 40 मेगावाट जो है वो अलाउड है। विच कंट्री हैज बिकेम द 104th मेंबर, 104वां मेंबर कौन सा कंट्री बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो ये बना है कौन, आर्मेनिया बना है। द स्टेट ऑफ फूड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फूड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट रिलीज बाय, ये बेसिकली FOA रिलीज करता है, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये रिलीज करता है। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है ये कौन पब्लिश करता है, तो ये बेसिकली कौन करता है, तो ये UNEP करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक थर्ड इन द टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन एज पर द इमिशन गैस रिपोर्ट। देखिए ये एडेप्टेशन गैस रिपोर्ट था, अब ये क्या है, ये बेसिकली इमिशन गैप रिपोर्ट है। तो ये दोनों जो गैप रिपोर्ट है ना, ये यूएनईपी ही निकालती है, ये यूएनईपी ही निकालती है। इस बात को आप ध्यान रखें कि जो दोनों गैस रिपोर्ट है ये यूएनईपी ही निकालती है। और भारत का रैंक जो है इसमें जो पूछा गया कि थर्ड इन द ग्लोबल, ये जो इमिशन निकालने में थर्ड कौन है, तो ये है भारत। टॉप पे कौन है, तो टॉप पे चाइना है। अकॉर्डिंग टू इमिशन रिपोर्ट विच कंट्री टॉप द लिस्ट, तो टॉप पे कौन है, तो ये बेसिकली चाइना है, सेकंड पे यूएसए है। देखिए चाइना टॉप पे है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद इंडिया है। द प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट इज ज्वाइंटली रिलीज्ड बाय, अब जो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट है ये कौन कौन लोग मिलकर साथ में निकालते हैं, तो ये निकालती है आईयूसीएन और यूएनईपी। जो आईयूसीएन है और यूएनईपी इन दोनों मिलकर के निकालती है। वर्ल्ड एनर्जी इंपावरमेंट रिपोर्ट 2024, जो वर्ल्ड एनर्जी इंपावरमेंट रिपोर्ट 2024 है, ये बेसिकली कौन रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2024 रिपोर्ट, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट है कौन निकालता है, ये WIPO ही निकालती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए आपको याद हो जाएगा। व्हाट इज द रैंक, इंडिया का रैंक क्या था इसमें, तो इंडिया का जो रैंक था वो 6th था। जो WIPO निकालती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, उसे भारत का रैंक क्या था, तो उसे भारत का जो रैंक था वो 6th रैंक पे था। विच कंट्री टॉप्स द लिस्ट इन द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर, कौन सा कंट्री टॉप किया है वर्ल्ड प्रॉपर्टी इंडिकेटर में, तो ये बेसिकली कौन किया है, तो ये यूएसए किया है। 21st लाइव स्टॉक सेंसस जो कंडक्ट किया था, तो ये कौन करवाएगा, तो ये बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री है वही करवाएगा, क्योंकि एनिमल का लाइव स्टॉक है, तो लाइव स्टॉक कौन करवाएगा, तो ये एनिमल हस्बेंड्री करवाएगा। आप ऐसे भी करके याद रख सकते हैं। विच पोर्ट इन इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज इंसेंटिव प्रोवाइडर ऑन इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI, अब कौन सा जो पोर्ट है उसको इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स में ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है, ये बेसिकली मरगमाओ पोर्ट जो है गोवा में, उसे रिकॉग्नाइज किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। वेयर वाज बिहार फर्स्ट ड्राई पोर्ट, कहाँ बनाया गया, तो बेसिकली बिहटा पटना के पास बनाया गया, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट। मैंने बोला था आपको कि बिहार स्पेशल में हम लोग कुछ कुछ डाल दिए हैं, वो क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही डाला है, फालतू याद तो करवाना है नहीं। 43rd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कहाँ होल्ड हुआ था, ये बेसिकली न्यू दिल्ली में हुआ था। अब इसका थीम क्या था, जो 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो हुआ था, तो उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था विकसित भारत 2047। जो न्यू दिल्ली में जो हुआ था उसका थीम क्या था, तो विकसित भारत 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द फोकस स्टेट कैटेगरी विच स्टेट वॉन गोल्ड अवार्ड इन 43rd जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो हुआ था, उसमें कौन सा कंट्री जिसको गोल्ड कैटेगरी में रखा गया था, स्टेट कैटेगरी में जो फोकस्ड, किस स्टेट फोकस था, तो बेसिकली हमारा अपना बिहार था। UNFCCC COP29 रिसेंटली किस कंट्री में होस्ट हुआ है, जो UN COP29 है, तो ये बेसिकली कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है अजरबैजान में, ये ध्यान रखिए कहाँ हुआ है, अजरबैजान में। और COP29 का थीम क्या था, तो थीम था इन्वेस्टिंग इन ए लिवेबल प्लैनेट, क्या था, इन्वेस्टिंग इन ए लिवेबल प्लैनेट इसका थीम था। अंडर न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG ऑन क्लाइमेट फाइनेंस द टारगेट, अब जिस NCQ जो टारगेट दिया गया था तो उसमें ट्रिपल करने का बात किया गया था, हम लोग फाइनेंस को ट्रिपल करेंगे, तो वही फाइनेंस को 100 से 300 बिलियन करने का कब तक बात किया गया था, तो ये बेसिकली 300 बिलियन जो है ये 2035 तक ट्रिपल करने का बात किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें एक आर्टिकल 6 करके है, तो आर्टिकल 6 जो पेरिस एग्रीमेंट का किससे रिलेटेड है, बेसिकली कार्बन मार्केट से रिलेटेड है, इसको इंप्लीमेंट किया गया इस बार, इसीलिए इंपॉर्टेंट न्यूज में था। व्हाट इज द नेम ऑफ रोड मैप लॉन्च इन COP29, जो COP29 था उसका जो रोड मैप लॉन्च किया गया था, तो बेसिकली अब देखिए जहां होगा उसी के नाम से होगा, तो बाकू एडेप्टेशन रोड मैप रिपोर्ट बाकू में हुआ था, बाकू अजरबैजान में ही है इसलिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 16th COP UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो UNCBD है, अब CBD से याद रखिएगा, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये बेसिकली कहाँ हुआ था, तो ये कली कोलंबिया में हुआ था, कली कोलंबिया में हुआ था। अब जो COP16 था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का CBD, अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो था ये कहाँ हुआ था, ये बेसिकली हुआ था कली कोलंबिया में। अब इसका थीम क्या था, जो CBD COP16 था उसका थीम क्या था, तो थीम था पीस विथ नेचर, इसका थीम क्या था, तो थीम था पीस विथ नेचर। द वर्ल्ड कोलिशन फॉर पीस विथ नेचर वाज लॉन्च्ड बाय, अब देखिए जो वर्ल्ड कोलिशन जो पीस विथ नेचर था वो लॉन्च्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब
इसमें कौन सा कंट्री इंक्लूड नहीं किया गया था? तो बेसिकली मैक्सिको, स्वीडन, युगांडा तीनों मिल करके किया था, इसमें भारत इंक्लूडेड नहीं था। वर्ल्ड कोलिशन ऑफ पीस में भारत इंक्लूडेड नहीं था, मैक्सिको, स्वीडन, युगांडा मिल करके किया था। वर्ल्ड का पहला CO2 मेथनॉल प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया? वर्ल्ड का पहला मेथनॉल CO2 प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया? तो बेसिकली विंध्याचल में किया गया। विंध्याचल कहाँ है? ये यूपी में है। व्हाट इज इंडिया 56 टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन छत्तीसगढ़? अब आपको ऐसे गुरु घासीदास तोमार पिंगला टाइगर रिजर्व है, लेकिन आपसे ऐसे पूछेगा कि जो गुरु घासीदास तोमार पिंगला टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है? तो बेसिकली कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़ में। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अलाउ हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग? कौन सा कंट्री बना है पहला जो कि अलाउ किया है हेरिटेबल जीनोम एडिटिंग? तो ये बेसिकली साउथ अफ्रीका पहला कंट्री बना है, ये ध्यान रखिएगा। इसरो फर्स्ट एनालॉग मिशन कहाँ लॉन्च होगा? तो ये बेसिकली लेह लद्दाख में होगा। इसरो का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च होगा? तो ये लेह लद्दाख में लॉन्च होगा। GSAT-N2 सैटेलाइट ऑफ इंडिया वाई डेवलप्ड बाई? अब जो GSAT-N2 सैटेलाइट है भारत का, वो कौन डेवलप कर रहा है? तो फैल्कॉन 9, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट नोन एज लिग्नोसैट, ये कौन है? तो जापान डेवलप किया है। अब ऐसे याद रखिए कि जो वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो लिग्नोसैट है। कंट्री का नाम है तो कंट्री का नाम आपको जापान। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज द थीम एसोसिएटेड विद इंडिया लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एफर्ट इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग? अभी हाल फिलहाल में थीम क्या था? तो ये थीम था ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडिया स्टेट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये बेसिकली थीम था ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ये थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक लॉन्च्ड इन इंडिया? अब जो भारत का जो पहला अपना एंटीबायोटिक है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था निथ्रोमाइसिन। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था निथ्रोमाइसिन। अब जो एंटीबायोटिक होता है ये बेसिकली बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ता है। कमेंट में अगर आपको एक आध एंटीबायोटिक का नाम पता हो तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी? कौन सा जो है वो भारत का पहला डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? तो ये बेसिकली BSNL लॉन्च किया है। सॉरी, द इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 जो है वो कहाँ होस्ट हुआ था? कौन होस्ट करेगा? तो बेसिकली गुवाहाटी होस्ट किया है, गुवाहाटी होस्ट किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द की पर्पस ऑफ इसरो एनालॉग मिशन इन लेह? इसरो का जो लेह मिशन है वो उसका की फीचर क्या था? टू प्लान अ लूनर मिशन एक्सपेरिमेंट, ये ध्यान रखिएगा। जो इसरो का जो एनालॉग मिशन लेह में जो हम लोगों ने ऊपर देखा ना कि कहाँ वो प्लान किया जाए, तो बेसिकली वो कहाँ प्लान किया जा रहा है एनालॉग मिशन? तो लेह में। मतलब उस तरह से एनालॉग का मतलब होता है कि जैसे मून पे जो मान लीजिए मून है तो मून पे जैसा कंडीशन है ना, तो सेम कंडीशन यहाँ भी क्रिएट करने का बात किया जा रहा है। ठीक, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि इन फ्यूचर हम लोग जो मून पे जब हम लोग भेजेंगे, लोग अभी तो स्पेस जा रहा है, इंडिया गगनयान भेज रहा है, लेकिन हम लोग मून पे भी अपने अगर इंडिजीनियस मूवमेंट हम लोग करते हैं और मून पे भेजते हैं, इसरो भेजती है, तो उसके लिए तो बेसिकली ये काम किसके लिए किया जा रहा है? तो इसरो प्लान कर रहा है लूनर मिशन के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया एक बीच में। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 इंडिया का पहला डिफेंस एक्सरसाइज है, ये बेसिकली कहाँ हुआ था? ये बेसिकली दिल्ली में हुआ था। एक सेकंड, गलती से बैंगलोर टिक लग गया। ये बेसिकली कहाँ हुआ था? ये बेसिकली दिल्ली में हुआ था। विच एजेंसी कंडक्टेड अंतरिक्ष अभ्यास? तो कौन सा एजेंसी जो अंतरिक्ष अभ्यास कंडक्ट किया था? तो डिफेंस स्पेस एजेंसी जो है वो कंडक्ट किया था। डिफेंस स्पेस एजेंसी है वो कंडक्ट किया था। गरुड़ो शक्ति मिलिट्री साइज जो किससे किसके बीच में है? वो बेसिकली इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति जो ज्वाइंट मिलिट्री साइज है वो है। 9th एडिशन ऑफ गरुड़ शक्ति। अब जो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में है वो हुआ कहाँ था? तो हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया में। विनवेक्स एक्सरसाइज 2024, ये देखिए विन से आप समझ जाइएगा वियतनाम, ऐसे ही आप पकड़ लीजिएगा। और जो एक्सरसाइज हुआ कहाँ था? ये अंबाला हरियाणा में हुआ था। सिम्बैक्स, अब देखिए सिम्बैक्स से आप समझ जाएगा कि सिम्बैक्स में क्या होता है, सिंगापुर होगा। ठीक, नेवल एक्सरसाइज था भारत और किसके बीच में? सिंगापुर के बीच में हुआ था। अब सिम्बैक्स 2024 जो है, अब सिम्बैक्स 2024 हुआ कहाँ था? तो ये बेसिकली विशाखापट्टनम में हुआ था। सिम्बैक्स 2024 कहाँ हुआ था? ये बेसिकली विशाखापट्टनम में हुआ था। इंडिया का 15th एक्सरसाइज वज्र प्रहार, ये किसके किसके साथ होता है? तो बेसिकली वज्र प्रहार जो है ये यूएस के साथ है। और वज्र प्रहार 2024 हुआ कहाँ था? ये था तो यूएस के साथ, तो ये हुआ कहाँ था? तो बेसिकली यूएस में ही हुआ था। इदाहो जगह एक है यूएस में, वहीं हुआ था। ऑस्ट्र हिंद तो देखिए अब बताने की जरूरत नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होगा। अब ऑस्ट्रेल, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेल हुआ कहाँ था? तो ये बेसिकली पुणे में हुआ था, जो पुणे है वहां हुआ था। सारिक्स, अब मैरिटाइम सेफ्टी एक्सरसाइज, अब देखिए मैरिटाइम एक सेफ्टी एक्सरसाइज है, सेफ्टी के लिए कौन करेगा? तो सिंपल सा बात है, ये करेगी इंडियन कोस्ट गार्ड।
ऑपरेशन सागर मंथन, और ऑपरेशन सागर मंथन जो है उसको किसे टारगेट किया गया था? तो ये बेसिकली ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू मैरीटाइम रूट्स, इसको टारगेट किया गया था। ये बेसिकली जो नारकोटिक्स वाले हैं ना, वो लोग इसको कंडक्ट करवाए थे। हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर ऑफ नेवल शिप, भारत की पहली जो महिला कमांडिंग ऑफिसर नेवल शिप की, वो कौन बनी है? तो ये बेसिकली जो बनी है प्रेरणा दियोसलातिव, ये बनी है भारत की। और 55th नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो आईफा अवार्ड है वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था गोवा में। व्हाट वाज द थीम ऑफ 55th जो आईफा अवार्ड था, उसका थीम क्या था? तो यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ, ये इसका थीम था। और प्राइम मिनिस्टर को वाज ऑनर्ड विथ विच ग्लोबल पीस अवार्ड, अभी हाल फिलहाल में जो मोदी जी हैं उनको पीस अवार्ड मिला है, तो बेसिकली डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ग्लोबल पीस अवार्ड इनको मिला है, मोदी जी को। अब ऐसे पूछ जाएगा किसको मिला है? तो बेसिकली मोदी जी को मिला है। अब मिस यूनिवर्स 2024 जो है वो किसे दिया गया है? तो बेसिकली विक्टोरिया क्राजीर को दिया गया है। नाम देख लीजिएगा एक बार, विक्टोरिया आप याद रख सकते हैं। और जो विक्टोरिया किस कंट्री से हैं? ये बेसिकली डेनमार्क से बिलोंग करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी पीस प्राइज डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट वाज अवार्डेड टू, जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है वो किसे दिया गया था? तो डेनियल वेलमैन और अली अबूस को दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा। जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए किसे दिया गया था? तो डेनियल बेनहुम एंड अली अबू अवाद को दिया गया था। तब बुकर प्राइज 2024, जो 2024 का जो बुकर प्राइज है ये किसे दिया गया था? तो सामंता हार्वे को दिया गया था। 2024 का बुकर प्राइज किसे दिया गया था? तो सामंता हार्वे को दिया गया था। अब जो बुकर प्राइज सामंता हार्वे को दिया गया था वो किस चीज के लिए दिया गया था? बेसिकली जो इनका बुक है ऑर्बिटल, इनके लिए दिया गया था। द शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नोज डायरेक्टेड बाय, जो सनफ्लावर है वो किसे डायरेक्ट किया गया था? तो चंदना एस नायक, ये ध्यान रखिएगा नाम। अब जो सनफ्लावर है, अभी इसको अब किस जगह के लिए क्वालिफाइड किया गया था? तो ये बेसिकली ऑस्कर के लिए किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि ऑस्कर के लिए कौन क्वालिफाइड किया था? इस तरीके से द बुक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अब जो ये किताब है ये बेसिकली सरीम चौलिया जी लिखे हैं। आपने डीडी न्यूज अगर आप देखते होंगे तो डीडी न्यूज पे आपको आप इनको देखिएगा, इनका जो आता है इंटरनेशनल पे जो भी शो आता है आप वो देखते होंगे। अब स्पीकिंग विथ नेचर द ऑर्गेनिज्म और इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, ये किताब है, ये कौन लिखा है? तो बेसिकली रामचंद्र गुहा लिखे हैं। स्पीकिंग विथ नेचर द ऑरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, ये कौन लिखे थे? रामचंद्र गुहा लिखे हैं। अब भारत जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे है कब मनाता है? तो ये आपको बताने का जरूरत नहीं है, ये आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन कहाँ बनेगा? तो भारत का जो ग्रीन फिलिंग हाइड्रोजन स्टेशन है ये बेसिकली लेह कारगिल, जो लेह लद्दाख है वहाँ बनेगा, लेह में बनेगा। विच न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट बिकम द 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, अब नागालैंड का 17वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा क्रिएट हो रहा है? तो मिलूरी हुआ है, मिलूरी। नागालैंड का 17वां डिस्ट्रिक्ट कौन बना है? तो ये मिलूरी बना है। Amazon फ्यूचर इंजीनियर मार्क स्पेस इट्स अ फर्स्ट ऑफ कॉस्ट इनोवेशन सेंटर लॉन्च, अब ये बेसिकली कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये बेसिकली लॉन्च हुआ है बेंगलोर में, जिसको बेंगलुरु हम लोग बोलते हैं। साइक्लोन फेंगल विच इम्पैक्टेड तमिलनाडु वाज नेम्ड बाय, तो जो साइक्लोन फेनेगल है ना उसका वो कहाँ हुआ था? वो तमिलनाडु में। तो उसको नाम कौन दिया था? तो उसका नामकरण कौन किया था? तो सऊदी अरबिया किया था। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसका नाम कौन दिया था? तो सऊदी अरबिया। हु हैज बिकम यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर टू कॉन्टेक्ट, ये बेसिकली वैभव सूर्यवंशी है, बिहार से ही है, ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले हैं। तो ये 13 साल के मात्र थे, 13 साल की उम्र में इनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। वेयर वॉज द वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 कहाँ हुआ है? ये बेसिकली हमारा ही बिहार राजगीर में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो हमारा ही राजगीर में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, जगह आपको पता होना चाहिए। हु वॉज अवार्डेड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, जो वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था उसमें जो किसे अवार्ड दिया गया था? तो बेसिकली दीपिका को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया था। ठीक, आगे लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए, 2 खत्म हो गया, अब हम लोग तीसरा पड़ाव में आ गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल जो था अब किससे रिलेटेड है? अब देखिए, आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा क्योंकि बहुत न्यूज में था। ये बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड था। 129वां अमेंडमेंट बिल किससे रिलेटेड था? तो ये वन नेशन से इलेक्टेड था। द प्रपोज्ड आर्टिकल 82A, अब बेसिकली जो आर्टिकल 82A है 129वां अमेंडमेंट एक्ट में, वो किस चीज को अमेंड करेगा? तो फैसिलिटिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया। अब बेसिकली अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129वां बिल था, तो बेसिकली अब ये अमेंड करेगा, ये क्या करेगा? तो वो साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए। और आर्टिकल जो 82 है ना, वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है उससे रिलेटेड है। डिलिमिटेशन कमीशन जो जिसे हम लोग कहते हैं, जो ये करता है,
उससे रिलेटेड है। और वन नेशन वन इलेक्शन जो बेसिक आर्टिकल है जो अमेंड होगा वो आर्टिकल 83, 72, 327 यही होगा, ध्यान रखिएगा इसको। ये सब ड्यूरेशन से रिलेटेड है, ड्यूरेशन से रिलेटेड है इसी के लिए। द प्रोसीड्योर फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली आर्टिकल 64 के अंदर मेंशन है। राज्यसभा का जो स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट उनका रिमूवल इससे रिलेटेड है। आज पर आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस। अब आर्टिकल 67 जो है वो कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो रिमूव फ्रॉम तो वो कैसे रिमूव होंगे, तो बेसिकली बाय रेजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा एंड एग्रीड बाय लोकसभा। मतलब रेजोल्यूशन जो पास होगा ये इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी से, और लोकसभा में इसको सिंपल एग्रीड मतलब सिंपल मेजोरिटी होता है। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो अभी हाल में चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो बेसिकली जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम अपॉइंट हुए हैं। जस्टिस गुरमीत सिंह सांदीवाल रिसेंटली अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। अब देखिए जस्टिस गुरमीत सिंह जो सांदीवाल है किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आर्टिकल 153 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिकली गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अब गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, देयर शैल बी गवर्नमेंट फॉर ईच स्टेट। अब ये बेसिकली कौन करता है, तो ये प्रेसिडेंट करते हैं इन हैंड एंड सील। तो बेसिकली पीएम तो वैसे भी नहीं होगा, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। एज पर आर्टिकल 155 हु अपॉइंट द गवर्नर इन द स्टेट, तो ये बेसिकली प्रेसिडेंट करते हैं। एक क्वेश्चन रिलेटेड एक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल। अब ये भारत से अपॉइंट हुए इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्टिस मदन वी लोकुर को अपॉइंट किया गया है। सॉरी, विच इंडियन स्टेट और यूटी बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू फुल्ली इम्प्लीमेंट। जो अभी न्यू क्रिमिनल लॉ है ना, उसको कौन सा फर्स्ट स्टेट ऑब्लिक यूटी बना है जो फुल्ली इंप्लीमेंट किया है, बहुत मतलब पूरी तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर दिया है, तो कौन है, तो वो चंडीगढ़ है। ठीक, यूटी है इसलिए। इन महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन महायुति कॉलिशन, जो महायुति कॉलिशन था बीजेपी का इन लोगों का, वो कितना सीट जीता था, ये बेसिकली 230 सीट जीता था। अजित पवार थे, एकनाथ शिंदे थे, बीजेपी था, तो ये तीनों सब मिल करके 230 सीट लेकर के आए थे। और अभी जो देवेंद्र फडणवीस है वो सीएम बने। तो डिप्टी सीएम, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ दिया, डिप्टी सीएम पूछ दिया। तो डिप्टी सीएम बेसिकली अजित पवार बने थे। फडणवीस करेंटली सीएम ऑफ महाराष्ट्र रिप्रेजेंट विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो फडणवीस है बेसिकली किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, तो नागपुर साउथ वेस्ट से आते हैं। विच यूरोपियन रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू ज्वाइन द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो कौन सी यूरोपियन कंट्री जो बना भी ज्वाइन किया है, ये बेसिकली यूनाइटेड किंगडम है जो ज्वाइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CPTPP। डॉक्टर नोजॉफ ई ओखनिवो, नाम देख लीजिए क्या है, बहुत अजीब सा नाम है। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर है। आप इसको NOI देखिए, NOI ऐसे करके याद रखिएगा। अब देखिए जो नाम मुझे दिक्कत होता है ना, मैं क्या करता हूँ उसका फर्स्ट लेटर को कुछ एक्रोनिम्स बना के याद कर लेता हूँ। अब एग्जाम में आएगा तो जहाँ भी ऐसे NOI आएगा मैं मार दूंगा, ठीक, वर्ल्ड बैंक। तो मैं इसी तरीके से याद करता हूँ। और आप सॉरी वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTO, ये ध्यान रखिएगा, WTO इसको करेक्ट कीजिए, बेसिकली सॉरी इसको WTO। द फ्यूआ डायलॉग इज अ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव बिटवीन, ये बेसिकली नेपाल और चाइना के बीच का है। फ्यूआ डायलॉग किसके बीच में हुआ था, तो ये नेपाल और चाइना के बीच में हुआ था। OPCW हॉग अवार्ड इज अवॉर्डेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो OPC हॉग अवार्ड है वो किसे अवार्ड किया गया था, बेसिकली ये किया गया केमिकल सेफ्टी एंड केमिकल वेपन कन्वेंशन के लिए। जो केमिकल सेफ्टी एंड केमिकल, एक सेकंड में ये चेंज कर देता हूँ, केमिकल सेफ्टी एंड केमिकल कन्वेंशन वेपन था, उसके लिए किया गया था। नेब्रास्का हैज डिक्लेयर December 6 एज, तो ये बेसिकली जो नेब्रास्का है वो December 6 को किसके नाम से डिक्लेयर किया गया है, तो महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे के नाम से इसको डिक्लेयर किया है। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नाम्बिया। नाम्बिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो नेतुम्बो नंदी नदीतवा। देखिए अब इसको ऐसे याद कीजिए, आपको नहीं याद होगा तो ट्रिपल एन। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नाम्बिया कौन बनी है, तो ट्रिपल एन, ऐसे याद कर लीजिए। ब्रिगेडियर अमिताभ झा ऑनर्ड बाय UN सर्व्ड इन विच मिशन। तो ये बेसिकली जो अमिताभ झा थे अभी इनको अवार्ड किया गया है, तो ये बेसिकली UNDFO मिशन में इनको जो जब इन्होंने काम किया था इनके लिए इनको सम्मानित किया गया था। क्रिच स्टेट
वे रशियन ऑयल्स स्पिल, जहाँ पे भी आपने न्यूज में देखा होगा, जो रशियन टैंकर था उससे तेल वेल गिर गया था तो बहुत उससे हंगामा हुआ था। तो जो ये क्रेच स्टेट है, ठीक, तो ये बेसिकली किस जगह पे है, मतलब किसके बीच में है? ये बेसिकली सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी के बीच में, सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी के बीच में क्रेच स्टेट। अब देखिए रशिया और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है और अभी 15 अगस्त को ये था, मेडिएशन भी था अलास्का में, तो इसके खातिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड? आइसलैंड के करेंट प्राइम मिनिस्टर कौन सा है? तो ये बेसिकली क्रिस्टल फुरिस्टोर है, ये नाम देख लीजिएगा, अब नाम ही ऐसा है तो मैं क्या ही बताऊँ। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस एज पर द लेटेस्ट अपडेट, मतलब अब फिर से देखिए चेंज हो सकता है, लेकिन अभी फ्रांसिस वियोर है, ये है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर। विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन नॉमिनेटेड FBI डायरेक्टर? अब किस भारतीय को FBI का डायरेक्टर डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेट किया है? ये कस पटेल को किए हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024, वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो ये बेसिकली हुआ था चेन्नई में। वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चेन्नई में। तो UNG है रिसेंटली डिक्लेयर दिसंबर 21 आज, जो UN ये है वो दिसंबर 21 को क्या डिक्लेयर किया गया? तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया। बहुत VVI लगाइए इसको, VVI लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द चेयर इन विच अपकमिंग UN सेशन 2025। अब भारत को उसका चेयर ये बनाया गया है, तो कौन सा अपकमिंग सेशन में? तो UN कमीशन नार्कोटिक ड्रग्स, जो UN कमीशन का नार्कोटिक ड्रग्स है ना, उसमें भारत को चेयरमैनशिप दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। विच कंट्री सेंट्री सस्पेंडेड मोस्ट फेवर्ड नेशन टू भारत? भारत को कौन सस्पेंड किया? ये स्विट्जरलैंड जो है भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन सस्पेंड किया है। अब देखिए हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 का है, ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉरेस्ट रिपोर्ट। और आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट इसी तरीके से देखना है, हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट को, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपसे पूछेगा ही पूछेगा फॉरेस्ट रिपोर्ट से। और हाँ, हम लोग इंडिया का ही फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे और हम लोग बिहार का ही फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे, मतलब हम लोग भारत और बिहार दोनों का देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जो ये रिपोर्ट था, ये बेसिकली किस नंबर का रिपोर्ट था? तो ये किस नंबर का रिपोर्ट था? तो ये 18th नंबर का रिपोर्ट था। और इसको निकालता कौन है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालती है, जो कि मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, ठीक। और टोटल फॉरेस्ट और टोटल ट्री कवर भारत में कितना है? टोटल फॉरेस्ट और टोटल ट्री कवर भारत में कितना है? तो 7,15,343। अब 7,15,343 आप याद रखिए, जैसे मोबाइल का नंबर आप याद रखते हैं ना, 7,15,343, आप ऐसे याद रखिए, आपको आसानी से याद होगा, आपको बहुत आसानी से याद होगा, 7,15,343 ऐसे करके। तो टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली, अगर आप परसेंटेज आपसे पूछा है कि टोटल फॉरेस्ट कवर भारत कितना है अप्रोक्सीमेटली, तो ये 21.76% है। टोटल फॉरेस्ट कवर भारत कितना है? तो 21.76% है। हाउ मच हैज द ट्री कवर इंक्रीज एज पर 2023 रिपोर्ट? अब जो ट्री कवर है कितना इंक्रीज किया है, अगर हम लोग पिछले साल के तुलना में देखें, पिछले बार के तुलना में देखें, तो कितना इंप्रूव किया है? तो 156 स्क्वायर किलोमीटर जो ट्री कवर है भारत का, वो इंक्रीज किया है। अब विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर? मतलब सबसे ज्यादा जंगल जो है वो किस स्टेट में है? ये बेसिकली मध्य प्रदेश में है। ये बेसिकली कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और विच यूनियन टेरिटरी है द हाईएस्ट परसेंटेज? अगर परसेंटेज पूछा जाए कि किस यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट परसेंटेज है, बेसिकली है वो यूनियन टेरिटरी में, अगर आपसे परसेंटेज फॉर्म में पूछा जाए तो हम लोग परसेंटेज फॉर्म में किसको बोलेंगे? ये बेसिकली लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है। विच स्टेट हैज शोन मैक्सिमम इंक्रीज? मतलब मैक्सिमम इंक्रीज किस स्टेट में देखा गया है? ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में देखा गया। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज कहाँ देखा गया? ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में देखा गया। विच स्टेट हैज शोन मैक्सिमम इंक्रीज? अगर मान लीजिए आपसे सिर्फ पूछे फॉरेस्ट कवर, इससे पहले क्या था आपसे? मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, मतलब फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला करके सबसे ज्यादा कहाँ देखा गया? तो देखा गया छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर आपसे पूछा जाए तो ये बेसिकली कहाँ देखा गया है? ये देखा गया है मिजोरम में। और सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ देखा गया है? अगर मान लीजिए इंक्रीज आपसे पूछा तो डिक्रीज कहाँ गया है? तो डिक्रीज देखा गया है मध्य प्रदेश। देखिए सबसे ज्यादा जहाँ फॉरेस्ट है वहीं डिक्रीज सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि टोटल मैनग्रोव कवर भारत में कितना है? टोटल मैनग्रोव कवर भारत में कितना है? तो 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर है टोटल मैनग्रोव कवर है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट मैनग्रोव कवर इन इंडिया? अब किस स्टेट में लार्जेस्ट मैनग्रोव कवर है? तो बेसिकली वेस्ट बंगाल में, उसके बाद गुजरात है। अब याद ध्यान रखिएगा, टॉप पे कौन है? तो वेस्ट बंगाल है, उसके बाद कौन है? तो उसके बाद है गुजरात। वेस्ट बंगाल पहले, उसके बाद गुजरात। भारत का टोटल कार्बन स्टॉक एज पर ISFR 2023, जो भारत का टोटल कार्बन स्टॉक है, जो भारत के जंगलों में जो टोटल कार्बन स्टॉक है, तो कितना है? तो है बेसिकली 30.43 बिलियन टन। आपको एग्जैक्ट डेटा याद
होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अब बैम्बू जो है, जो हम लोग देखते हैं ना बैम्बू, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो बेसिकली जो बैम्बू है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है मध्य प्रदेश में। और हाउ मेनी स्टेट यूटी हैव मोर देन 33% जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, मतलब कितने सारे स्टेट है जहाँ का जो एरिया है उसका 33% से ज़्यादा एरिया में फॉरेस्ट कवर है। तो बेसिकली 19 स्टेट ऐसे हैं जिसका जो एरिया है वो 33% से ज़्यादा है। अब हम लोग देखिए बिहार का देखते हैं, हम लोग इंडिया का तो देख लिए, अब हम लोग बिहार स्पेसिफिक देखते हैं कि बिहार रिलेटेड जो इंडियन फॉरेस्ट जो स्टेट रिपोर्ट है उसे बिहार से रिलेटेड क्या क्या चीज़ आया और बिहार में कहाँ पे क्या हुआ है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग ये देखते हैं कि विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज द हाइएस्ट एरिया। अब बिहार में हाईएस्ट एरिया कहाँ है? तो बेसिकली फॉरेस्ट एरिया, ये बेसिकली कहाँ है? ये बेसिकली कैमूर में है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विच बिहार डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। अब मान लीजिए देखिए, ये तो हम लोग एरिया के टर्म पे देखे थे, अगर हम लोग परसेंटेज के टर्म में देखते हैं तो परसेंटेज के टर्म में भी कौन हो जाएगा? तो कैमूर। मतलब एरिया में भी कैमूर, एरिया में भी कैमूर, और अगर परसेंटेज में देखें तो दोनों में कैमूर। इन बिहार मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, तो बिहार में मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है? तो बेसिकली भागलपुर में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, VVI लगाइए, कहाँ हुआ है? ये बेसिकली भागलपुर में हुआ है। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैज रिकॉर्डेड मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट। अब देखिए मैक्सिमम इंक्रीज अगर भागलपुर में हुआ है तो मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ होगा? जहाँ सबसे ज्यादा जंगल है वहीं सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा, क्योंकि पेड़ तो सबसे ज्यादा वहीं कटेगा। तो बेसिकली कैमूर। द मोस्ट डोमिनेंट फॉरेस्ट टाइप, बिहार में सबसे ज्यादा मोस्ट डोमिनेंट फॉरेस्ट टाइप कौन मिलता है? तो नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डिसिडुअस फॉरेस्ट जो है बिहार में सबसे ज्यादा मिलता है। तो अब देखिए, अब हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कवर था, हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो हम लोग कवर कर लिए। अब देखिए हम लोग भारत से भी कवर किए हैं, इंडिया का भी कवर किए हैं और बिहार का भी कवर किए हैं। और जो अब देखिए, अब इसका हम लोग आपको PDF तो मिल ही जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि जो मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन है ना वो अब यहीं अगर पूछना होगा तो वो BPSC यहीं से पूछ लेगा। अब इसमें अब MCQ के फॉर्मेट में कवर करने में क्या होता है ना कि आपको याद भी हो गया। अब 20 से 25 MCQ के थ्रू आपको याद होगा। जब अगर आप PDF पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी से वो चीज़ याद हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऑल इंडिया हाउसिंग प्राइस जो है, ऑल इंडिया हाउसिंग प्राइस है, ये कौन निकालता है? तो ये बेसिकली कौन निकालता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालती है। जो ऑल इंडिया हाउसिंग प्राइसिंग इंडेक्स है वो कौन निकालती है? तो वो निकालती है RBI, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, CCS, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ये कौन निकालती है? तो बेसिकली ये भी RBI ही निकालती है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही निकालती है। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स TTDI 2024, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स TTDI, ये बेसिकली कौन निकालता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। अब भारत में रैंक कितना है? तो भारत का रैंक कितना था? तो 39 रैंक था। और एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। जो इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट है वो बेसिकली कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। अब देखिए मलेरिया रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? मलेरिया रिपोर्ट सिंपल सा बात है, हेल्थ वाला ही करेगा, तो WHO ही करेगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 इज को पब्लिश्ड बाई पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट। अब पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट के साथ नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो बेसिकली ये रिलीज करता है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड स्टेट बिजनेस स्कूल, ये दोनों मिल करके करता है। और भारत का रैंक क्या था? जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 है उसमें भारत का रैंक कितना था? तो भारत का रैंक 49 था। ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन निकालता है? तो ये बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। अब देखिए वेजेस से रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही निकालेगी। स्टेट बजट 2024-25 जो है रिलीज बाय RBI। अब उसका थीम क्या था? जो स्टेट फाइनेंस जो है, जिसमें कि जो स्टेट का फाइनेंस को एनालिसिस करती है RBI और वो उसका स्टेटस बताती है, तो उसका थीम क्या रखा गया था? तो थीम रखा गया था फिजिकल रिफॉर्म्स बाय स्टेट। इसका थीम क्या रखा गया था? तो थीम रखा गया था फिजिकल रिफॉर्म्स बाय स्टेट, जो है इसका थीम रखा गया था। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो ICI है अभी इंक्रीज हुआ है, तो बाय हाउ मच? अक्टूबर 2024, जैसे ये होता क्या है ना कि एक साल का कंपैरिजन निकलता है, तो 2024 में कंपेयर टू 2023 कितना इंक्रीज हुआ है? ये बेसिकली इंक्रीज कितना हुआ है? तो 3.1%। देखिए BPSC को ना आदत है ऐसा परसेंटेज में क्वेश्चन पूछने का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। द 8 कोर इंडस्ट्री इन ICI इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब ये सबको इंक्लूड करता है, किसी नहीं करता, ये टेक्सटाइल को नहीं इंक्लूड करता, बाकी सबको करता है। अब 8 कोर इंडस्ट्री में देखिए 3 यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको जो बचा हुआ है वो कमेंट करना है।
कमेंट करके बताइए। अब थोड़ा आप भी कमेंट कीजिएगा तो इंगेजमेंट बढ़ा रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब 8 कोर इंडस्ट्री जो आईपीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली यहाँ पे पूछा तो कितना रहता है, तो बेसिकली 40% रहता है। जो 8 कोर इंडस्ट्री होता है उसका कंट्रीब्यूशन इंडेक्स जो प्रोडक्शन होता है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें जो कोर इंडस्ट्री है उसका कितना भागीदारी रहता है, तो उसका भागीदारी रहता है 40%। अब इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री पब्लिश बाय, अब जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री है बेसिकली कौन पब्लिश करता है, तो वो पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक, और इसका बेस ईयर क्या रखा गया, तो बेस ईयर इसका रखा गया 2011-12। इसका बेस ईयर क्या रखा गया, तो 2011-12 से कंपेयर करके करता है। द ग्रोथ ऑफ इंडेक्स, अब इसी इंडेक्स का अगर हम लोग जनवरी वाला अगर देखें, वो तो हम लोग अक्टूबर वाला देखे थे, अगर हम लोग जनवरी वाला देखते हैं तो जनवरी वाला में इसका जो ग्रोथ था वो 4.6 था, अक्टूबर वाले में 3.1 था, और जनवरी वाले में कितना था, तो 4.6 है। आगे बढ़ते और हम लोग देखते हैं कि 26th गवर्नर आरबीआई का किसे अपॉइंट किया गया, तो उससे पहले कौन थे, तो 25th कौन थे, तो शशिकांत दास थे। तो शशिकांत दास के बाद आरबीआई गवर्नर किसे किया गया, तो बेसिकली संजय मल्होत्रा को अपॉइंट किया गया आरबीआई का न्यू गवर्नर, जो कि 26वें गवर्नर बनेंगे आरबीआई के। आपको नंबर भी याद रखना है किस नंबर पे है। संजय मल्होत्रा आरबीआई का जो गवर्नर बने हैं वो उससे पहले कौन से पोस्ट पे थे, ये बेसिकली रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। अच्छा, आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका टर्म्स कितना होता है, मतलब कितने साल के लिए बनते हैं, तो बेसिकली 3 साल के लिए बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका अपोज चाइना का जो चाइना लेड प्रपोजल है WTO, तो वो प्रपोजल का नाम क्या था, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट इसका नाम था, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी डेवलपमेंट एग्रीमेंट फैसिलिटी इसका नाम था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं द 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, ये बेसिकली कहाँ हुआ था, जो 55th जीएसटी काउंसिल था ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक अभी हाल फिलहाल में साइन किया है, तो 98 मिलियन लोन साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो बेसिकली ये किसको डेवलप करने के लिए साइन किया गया, ये बेसिकली हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने के लिए साइन किया गया है। स्माइल प्रोग्राम जो है फॉर विच इंडिया साइन 350, अब स्माइल प्रोग्राम के लिए भी एवीडीआई से 300 करोड़ का साइन किया गया, तो उसका अब वो पूछा कि स्माइल प्रोग्राम जो है, तो स्माइल का ये जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है बेसिकली स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम। इसका थीम क्या है, तो लॉजिस्टिक, अब देखिए ये बेसिकली जो है ना लॉजिस्टिक के क्षेत्र में है, तो ये लॉजिस्टिक के लिए जो हम लोग ट्रक चलता है, मालगाड़ी चलती है, तो इन सब को इम्प्रूवमेंट के लिए है कि कम खर्च हो। आरबीआई लॉन्च मूल हंटर.ai सॉरी, तो ये बेसिकली किसके लिए, एक सेकेंड सॉरी, तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन के लिए रिलीज किया गया है। विच डोमेस्टिक बैंक बिकम द फर्स्ट टू एग्जीक्यूट गोल्ड फॉरवर्ड डील फ्रॉम गिफ्ट सिटी, अब कौन सा वो बैंक है वो एग्जीक्यूट करेगा गोल्ड फॉरवर्ड डील फ्रॉम गिफ्ट सिटी, बेसिकली ये कौन है, तो एचडीएफसी बैंक है, ये ध्यान रखिए। तो फर्स्ट टू एग्जीक्यूट गोल्ड फॉरवर्ड डील ये कौन है, तो एचडीएफसी। कॉप सिस्टम, अब यूएनसीसीडी पे जो है वो कहाँ हुआ था, जो कॉप सिस्टम यूएनसीसीडी पे कहाँ हुआ था, ये हुआ था रियाद सऊदी अरब में। ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था रियाद सऊदी अरब में, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, कॉप सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ हुआ था, तो बेसिकली रियाद में हुआ था, जो कि सऊदी अरब में। द ग्लोबल ड्राउट फ्रेमवर्क एक्सपेक्टेड एट फाइनलाइज, अब जो ग्लोबल ड्राउट फ्रेमवर्क था जो कॉप 17 में, तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि जो कॉप 17 था ये बेसिकली कहाँ होने का चांस है, तो बेसिकली जो है मंगोलिया में होगा। द चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2024 जो कि यूएन का हाईएस्ट अवार्ड है, ऑनर्ड बाई, तो बेसिकली ये कौन देगा, तो सिंपल सा बात है यूएनईपी देगा। अब हाईएस्ट अवार्ड है तो किसे देगा, तो यूएनईपी देगा। और किसको मिला है ये मिला है माधव गडगिल को मिला, ये ध्यान रखिएगा किसको मिला है, तो बेसिकली मिला है माधव गडगिल को मिला है। नाम याद रखिएगा, जो यूनाइटेड नेशन का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, हाईएस्ट अर्थ अवार्ड है, किसको मिला है, तो माधव गिल को। इंडिया फर्स्ट ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी, भारत का पहला ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जो है वो किस चीज को प्रमोट करेगा, तो बेसिकली प्रमोट करेगा क्या, डिकार्बोनाइजेशन स्टील सेट। अब आप ऐसे समझिए ग्रीन जो है तो क्या प्रमोट करेगा, तो डिकार्बोनाइजेशन ही प्रमोट करेगा। इंडिया फर्स्ट गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है वो बस, अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा, ठीक। तो गैंगेटिक डॉल्फिन टैगिंग जो है ये कहाँ किया गया था, बेसिकली असम में किया गया था। अब यहाँ से मैं दो चीज आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है, ये यूपी में पाया जाता है, और सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे अपना बिहार है। गैंगेटिक डॉल्फिन के मामले में टॉप पे कौन है, टॉप पे यूपी है,
सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे बिहार है। और अगर इसका जो रिवर टैगिंग का बात किया जाएगा, इसको ट्रैक करने के लिए, तो बेसिकली कहाँ किया जा रहा है, तो बेसिकली असम में किया जा रहा है। अब देखिए आप तो बोले कि असम में तो गंगा है नहीं, लेकिन वहाँ ब्रह्मपुत्रा तो है, ब्रह्मपुत्रा तो है, तो इसलिए। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज। अब देखिए रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब उसको सिंपल सा बात है कि अब उसको अब यहाँ से नंबर पूछता है, तो ये बेसिकली 57 टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया। इससे पहले वो देखे थे ना, तोमार पिंगला टाइगर रिजर्व जो था छत्तीसगढ़ का, उसको 56 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था। तो 57 कौन था, तो रातापानी वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ठीक। सॉरी। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है बिकम फर्स्ट। अब देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है वो क्या अभी फ्री हुआ है, तो बेसिकली वो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट है। अब देखिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि ये बेसिकली इंदौर में है, कि भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट प्रोडक्ट कौन बनाया थी, बेसिकली देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट बना है। 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड एक्सपो कहाँ हुआ था, जो 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा एक्सपो हुआ था वो कहाँ हुआ था, बेसिकली हुआ था देहरादून में। आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ हुआ था 10th वाला, तो हुआ था देहरादून में। अब जो 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर था जो भोपाल में हुआ था, उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो 10th फॉरेस्ट फेयर हुआ था भोपाल में, उसका थीम क्या था, तो वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो PSLV C16 स्पेडेक्स। अब देखिए स्पेडेक्स है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि स्पेस डॉकिंग के लिए आएगा, तो आप तो ऐसे ही पकड़ लीजिएगा इसको। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये PSLV C60 आपको याद रखना है कि वो उसी रॉकेट से गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ 2 सैटेलाइट इन्वॉल्व इन स्पेस डॉकिंग। अब दो सैटेलाइट है, वो कौन इन्वॉल्व है, तो वो सिंपल सा बात है SpaceX 1 और SpaceX 2। SpaceX मिशन इज अ सैटेलाइट विच टाइप ऑफ ऑर्बिट। अब जो ये मिशन जो जाएगा वो किस ऑर्बिट में रहेगा, तो बेसिकली लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा। SpaceX मिशन है, तो देखिए जो स्पेस स्टेशन बनता है ना वो यहीं बनता है, तो आप इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। अब भारत जो बनेगा वो 4th कंट्री बनेगा SpaceX मिशन करने वाला, SpaceX करने वाला। तो चौथा कंट्री बनेगा भारत। तो भारत से पहले कौन कौन सा कंट्री कर चुका है, बेसिकली रशिया, US, चाइना जो है वो ऑलरेडी कर चुका है ये। C20 क्रायोजेनिक इंजन यूजेस विच टू सब्सटेंस फ्यूल ऑक्सीडाइजर एज रिस्पेक्टिवली। अब देखिए क्रायोजेनिक इंजन जो है, अब आप सबको पता होगा क्रायोजेनिक इंजन बहुत लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में रहता है, तो कौन सा सब्सटेंस को यूज करता है, तो बेसिकली लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करता है ये हाई प्रेशर में तो इसको लिक्विफाइड कर सकते हैं, ऐसे गैस बन जाएगा वो, अब बहुत ही कम टेम्परेचर में बहुत कम -280 ऐसे टेम्परेचर रहता है। क्रायोजेनिक का मतलब, क्रायो जो होता है ना, क्रायो का मतलब ये होता है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक। अब देखिए लिक्विफिकेशन, अब देखिए वही जो मैंने आपको वहां पे समझाया, अब यही नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, तो -183 डिग्री से। गूगल का न्यू क्वांटम चिप, अब जो गूगल का जो न्यू क्वांटम चिप है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे विलो। गूगल का जो न्यू क्वांटम चिप है उसको क्या बोलेंगे, विलो। फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक इन इंडिया वर डेवलप्ड बाय IIT मद्रास। अब जो पहला जो हाइपरलूप ट्रैक है ये कौन डेवलप किया, तो मद्रास, IIT मद्रास किया है। तो ये किसके साथ मिलकर किया, तो TUTR के साथ मिलकर के किया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ESA प्रोवा सैटेलाइट 3 मिशन। अब जो प्रोवा सैटेलाइट 3 मिशन है बेसिकली किसके लिए किया है, तो सन का जो कोरोना है, जो सन का जो कोरोना उसको स्टडी करने के लिए किया गया। पर्पस क्या है प्रोवा 3 सैटेलाइट का, तो ये भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक सेटअप किस सिटी में किया जाएगा, भारत का पहला डायबिटीज बैंक किस सिटी में किया जाएगा, तो ये बेसिकली किया जाएगा कहाँ, तो चेन्नई में किया जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ किया जाएगा, तो तमिलनाडु में किया जाएगा। फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन जो कि चाइना में है इन अंटार्कटिका जो ओपन किया जाएगा, तो कहाँ एग्जैक्ट पॉइंट आपसे पूछा है कहाँ एग्जैक्टली इसको ओपन किया जाएगा, तो और इसका जो नाम है उसका क्या है, तो जोहांगसू स्टेशन नाम। अब ऐसे पूछ देगा जोहांगसू स्टेशन किसका है, तो चाइना है, ठीक। द रिसेंट आउटब्रेक ऑफ मार्बर्ग वायरस वाज रिपोर्टेड इन, जो मार्बर्ग वायरस है ये कहाँ रिपोर्ट किया गया, जो रिसेंट इसका आउटब्रेक हुआ है, तो ये बेसिकली रवांडा में रिपोर्ट किया गया। बेसिकली कहाँ किया गया मार्बर्ग वायरस, तो ये रवांडा में किया गया। कार्बन 14 डायमंड बैटरी है, इसको डेवलप किया गया साइंटिस्ट, तो कहाँ किया गया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल एंड UA किए के दोनों मिलकर के किया है। भारत का पहला बायो बिटवीन नेशनल हाईवे जो है वो कहाँ बनेगा, तो ये बेसिकली बनेगा कहाँ, तो नागपुर मानेसर बाईपास यहाँ बनेगा। भारत का पहला बायो बिटवीन नेशनल हाईवे कहाँ बनेगा, तो बेसिकली बनेगा नागपुर मानेसर में।
कहाँ बनेगा? नागपुर मानेसर। द फर्स्ट प्राइवेट इंडियन कंपनी टू ऑफर जीएसओ कम्युनिकेशन सैटेलाइट सर्विस। तो भारत का पहला जो कंट्री है वो कौन है? तो अनंत टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड है। अनंत टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड, द फर्स्ट प्राइवेट इंडियन कंपनी टू ऑफर जीएसओ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अनंत टेक्निकल। आगे लोग बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज। तो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किसके बीच में हुआ था? इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में हुआ था। जो डेजर्ट नाइट है किसके बीच में हुआ था? इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में हुआ था। अब ये डेजर्ट नाइट हुआ कहाँ था? अभी भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कहाँ हुआ था? तो अरेबियन सी में हुआ था। अरेबियन सी में हुआ था। द 13th एडिशन ऑफ अग्नि वॉरियर वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जो 13th एडिशन जो अग्नि वॉरियर का था वो किसके बीच में हुआ था? तो बेसिकली इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ था। और हुआ था इंडिया और सिंगापुर के बीच में। तो बेसिकली ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था कहाँ? तो महाराष्ट्र में हुआ था। अब सिनलेक्स में कौन कौन सा सिनलेक्स एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच में होता है? तो आप देखिए सिनलेक्स यहाँ पकड़ लीजिएगा, इंडिया श्रीलंका भारत के बीच में हुआ था, नेवल एक्सरसाइज है। अब सिनलेक्स जो वो हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था ईस्टर्न नेवल कमांड पे। जो सिनलेक्स एक्सरसाइज है वो कहाँ हुआ था? तो हुआ था ईस्टर्न नेवल कमांड पे, ये ध्यान रखिएगा। तो हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज, हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये बेसिकली इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ था, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था। जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति जो इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ था, देखिए ध्यान, अब भारत मलेशिया कवर किए हम लोग। सरक्स 24 नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज ये किसके किस मतलब कहाँ हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कहाँ हुआ था। बेसिकली कोच्चि में हुआ था। सिनबेक्स जॉइंट टेबल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, अब सिनबेक्स आप पकड़ लीजिए कि सी से कंबोडिया। सूर्य किरण 18th एडिशन का जो एडिशन था सूर्य किरण का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। अब सूर्य किरण 18 जो एडिशन था, 18th एडिशन था सूर्य किरण का। अब उसका आपसे लोकेशन पूछा, उसका लोकेशन कहाँ था? तो उसका लोकेशन था सलझांडी, ये इसका लोकेशन था जो कि नेपाल में ही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी रिसेंटली अनवील्ड स्टैट्यू ऑफ छत्रपति। अब छत्रपति शिवाजी जो थे उनका स्टैच्यू रिवील किया गया था। तो ये कहाँ किया गया? ये पोंगशो लेक लद्दाख में है, वहाँ किया गया था। K9 वज टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन, जो K9 वज टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है वो कौन प्रोक्योर कर रहा है? तो बेसिकली लार्सन एंड टूब्रो। कौन कर रहा है? तो लार्सन एंड टूब्रो। द वॉरशिप नीलगिरी एंड सूरत वाज बिल्ड बाय। अब जो नीलगिरी और सूरत है जो वॉरशिप है ये बेसिकली किसके द्वारा बनाया गया है? ये बेसिकली बनाया गया मैजडॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा। हम लोग कुछ किताब देख लेते हैं। तो कौन देश के वासी वेणु डायरी जो कि 38वां ब्याज सम्मान के लिए सिलेक्ट किया गया था। तो बेसिकली इस नोवेल के ऑथर कौन थे? तो इसके ऑथर कौन थे? तो सूर्यबाला, ध्यान रखिएगा। अब व्यास सम्मान जो है कौन देता है? तो बेसिकली के बिरला फाउंडेशन देती है। गगन गिल वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब गगन गिल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था तो वो बेसिकली किस पोएट्री के लिए मिला था? तो मैं जब तक आई बहार, इसके लिए मिला था। स्टीन खैरो वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर, अब स्टीन खैरो जो है उनको साहित्य अकेडमी मिला था इंग्लिश के लिए। तो बेसिकली स्पिरिट नाइट्स के लिए मिला था। अब 24th इंदिरा गांधी पीस प्राइज, अब हम लोग ये तो हम लोग ऊपर कवर किए थे, डिसआर्मामेंट एंड इसके लिए किया गया था, तो माइकल बैचलेट को दिया गया था। अब पायल कपाड़िया का जो फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट, ये बेसिकली गोल्डन ग्लोब 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया था। क्वेश्चन आपसे ऐसे आएगा कि किस फिल्म को, या फिर जो ऑल द इमेजिन एज अ लाइट जो फिल्म है जिसे गोल्डन ग्लोब 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है वो बेसिकली किसका फिल्म है? तो आपको ये भी नाम याद रखना है कि बेसिकली पायल कपाड़िया का फिल्म है, ये इनके डायरेक्टर है, ठीक। अब जो ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट वॉन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। अब ये जो मूवी है ना ये बेस्ट फिल्म फेस्ट ये भी जीता है। तो बेसिकली न्यूयॉर्क फिल्म सर्कल जो है ना वहाँ जीता था बेस्ट फिल्म अवार्ड। विच इंडियन फिल्म वॉन ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड। कौन सा इंडियन जो है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड जीता है? तो बेसिकली द कोम्वे स्टोरी जीता है। अब थीम क्या था? वर्ल्ड एट डे 2024 का थीम क्या था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थीम, आपको याद रखना, माई हेल्थ माई राइट। इसका थीम क्या था? तो बेसिकली माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे का थीम क्या था? ठीक है। वीर बाल दिवस जो 26 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, बेसिकली गुरु गोविंद सिंह जी का जो 4 बेटे थे वो शहीद हुए थे उस दिन, उनके लिए किया जाता है। तो आई थिंक हाँ, अब देखिए कंप्लीट हो गया। तो जो फर्स्ट पार्ट था मैराथन का, जो करंट अफेयर्स जो
महाकुंभ मैराथन जो है ये हम लोग का, उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। आप अगर पूरा वीडियो देखें तो आपको पता है कि आपको अच्छा लगा कैसा लगा। आप कमेंट करके प्लीज़ डू रिव्यू, आप रिव्यू दीजिए। फर्स्ट टाइम आप नॉर्मली सुनिए, उसके बाद जब भी आप सुनिए तो आप 2x पे सुनिए, आपको इजीली सारा याद हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको सब याद हो जाएगा। हम लोग सारा इंपॉर्टेंट कवर किए हैं, याद हो जाएगा। करीब 300 प्लस क्वेश्चंस था इसमें। हाँ, आपको ये जो PDF है, ये अधिकारी ग्राम का जो टेलीग्राम चैनल है, आप इसका जो कमेंट सेक्शन में जाइएगा ना, और कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में अधिकारी ग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड ग्रुप का लिंक, और जो क्यूज चैनल अलग से जो हम लोग का है उसका लिंक, तीनों का आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहां से जाइए, टेलीग्राम से जुड़िए और आप ये PDF ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और, हम लोग तो करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे भी लेकर के आएंगे मैराथन, मॉडर्न हिस्ट्री पे भी लेकर के आएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी पे मैराथन लेक्चर चाहते हैं, कोई टॉपिक ऐसा हो जिसमें हम लोग मैराथन लेक्चर को कवर करें, तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक और मैराथन लेक्चर चाहिए, हम लोग उस लेक्चर को भी कवर कर देंगे। बाकी चलिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।